एडम के क्रोध का मूल कारण मैग्नस के प्रयोग और ये तथ्य था कि पॉड्स में बच्चे, जिनमें अधिकतर लड़कियां थीं, मौजूद थे। एडम कल्पना नहीं कर सकता था कि मैग्नस उसे मौके पर ही मारने से रोकने के लिए क्या कहेगा, लेकिन मैग्नस उसे चौंकाने में कामयाब हो गया था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि आदम को संकर प्रजातियों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। आखिरकार नेसा अकेली थी और यह अज्ञात था कि क्या उसके जैसे अन्य संकर कभी दिखाई देंगे। जब तक उसके अलावा कोई नहीं था, वह एक अलग प्रजाति नहीं थी, बल्कि बस एक विसंगति थी जिसके लिए अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इनमें से कुछ बच्चे अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और कुछ को मैं तब ले गया जब वे मरने के करीब थे। आपको दूसरों से बेहतर पता होना चाहिए कि झुग्गियों में चोट लगना आसान है, बहुत आसान है, खासकर उन बच्चों द्वारा जो अभी तक हमारी दुनिया की क्रूरता को नहीं समझते हैं। मैग्नस ने शांति से कहा, पॉड्स की ओर देखते हुए। एडम ने सिर हिलाया। कई बार लियोना, उसकी माँ, ने उसे डांटा था जब वह खरोंच और घर्षण के साथ घर आया था। हालांकि एडम को उसके बाद एक भी बार याद नहीं आया जब चीजें बदल गईं और उसने कम जोखिम भरा काम किया। क्या मैंने उन्हें संकर में बदलने की कोशिश की है? जरूर, दर्जनों नहीं सैकड़ों बार। वे सभी लड़कियां मर गईं, लेकिन वे नेसा जैसी ही स्थिति में थीं। घाव बहुत गंभीर थे, उनके शरीर बहुत कमजोर थे और इसी तरह उनके बचने का एकमात्र मौका संकर बनना था ताकि वे अपने शरीर को मजबूत बना सकें और मुझे उन्हें ठीक करने दें। मैग्नस ने शांति से कहा। उनकी मौतें उसके रिकॉर्ड में सिर्फ एक संख्या थीं। मैग्नस ने आगे कहा, जरूर, मैंने अपने प्रयोग लड़कों और वयस्कों दोनों पर किए हैं। आप जानते हैं, अगर आप इसमें कुछ प्रयास करते हैं तो आप मृत भूमि से बहुत से घायल लोगों को उठा सकते हैं जिनकी कोई भी चीज़ कभी मदद नहीं कर पाएगी। मैं सेना और हार्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, नेसा के साथ तुम्हारा इतिहास वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन हम दोनों को एहसास है कि तुम एक दयालु आदमी नहीं हो। मुझे यकीन है कि तुमने न केवल गंभीर रूप से घायल लोगों को हाइब्रिड में बदलने की कोशिश की है, बल्कि उन लोगों को भी जो अन्य परिस्थितियों में आसानी से बच सकते हैं। एडम ने ठंडे स्वर में कहा। मैग्नस की कहानी ने उसके कई सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन एडम यह नहीं भूलने वाला था कि मैग्नस किस तरह का आदमी था। नेसा शायद वह व्यक्ति थी जिसकी उसे परवाह थी, लेकिन ये बात दूसरों पर लागू नहीं होती। उसी क्षण मैग्नस एक राक्षस की तरह मुस्कुराया। कहानी के दौरान पूरी तरह गंभीर रहने के बाद वह सामान्य हो गया था। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग घातक रूप से बीमार थे जिन्हें मैंने एक सौदा पेश किया। आमतौर पर वे झुग्गी झोपड़ियों के गरीब लोग थे। उनके पास बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इलाज का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। यह उनके लिए असंभव था और बीमारी लाइलाज होती जा रही थी। मैग्नस ने बुरी तरह से ठहाका लगाया। गढ़ में धन और संसाधनों के साथ किसी भी मानव रोग का इलाज संभव था, लेकिन झुग्गीवासियों के पास सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि लाखों क्रेडिट कैसे हो सकते थे? टस्क, आप उन्हें ठीक कर सकते थे, यही तो आप यहाँ करते हैं, है न? एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए चारों ओर देखा। उसे मैग्नस की स्थिति पसंद नहीं आई। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि एडम के लिए ये थोड़ा व्यक्तिगत था, क्योंकि वह भी झुग्गी झोपड़ियों से था। मैग्नस ने सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मैं कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे अपने लक्ष्य हैं और मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए सौदे करने को तैयार हूँ, लेकिन दान नहीं। जिन गरीब, असाध्य रूप से बीमार झुग्गी झोपड़ियों में मैं रहता हूँ, उनके पास दो विकल्प हैं। पहला, मुझे अस्वीकार कर दो और पीड़ा में मर जाओ, जिससे उनके परिवार को और भी अधिक दयनीय जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु के साथ ही उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदें भी कम हो जाएंगी। दूसरा, प्रयोग के लिए सहमत हो जाओ, 99.99% संभावना के साथ मरो कि कभी संकर न बन सको, और मुझसे इतना पैसा पाओ कि उसका परिवार हमेशा के लिए झुग्गी झोपड़ी छोड़ सके। मैग्नस ने उत्साहित भाव से अपना हाथ हिलाया। एडम ने अपना सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तो या तो मर जाओ और कुछ मत करो, या मरकर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दो, है ना? एडम ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अजीब बात यह है कि उसे एहसास हुआ कि इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार करना लगभग असंभव था। एडम को गंभीरता से संदेह था कि अगर कुछ साल पहले मैग्नस उनके परिवार के पास इस तरह का प्रस्ताव लेकर आता तो वह कैसे प्रतिक्रिया देता। हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने दर्जनों मामले देखे हैं जहाँ माता पिता ने मुझे अपने बच्चे दिए हैं, भले ही वे बीमार ना हों। ये सब कुछ पैसे कमाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया। मैग्नस ने कंधे उचकाए जैसे कि वह किसी महत्वहीन बात पर बात कर रहा हो। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। अपने सबसे बुरे सपने में भी वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके माता पिता ऐसा कुछ करेंगे। और क्या आप सहमत थे? आपने उनकी इच्छा के अनुसार उनके बच्चों को उनसे छीन लिया और उन्हें असफल होने वाले प्रयोग करने और उन्हें मारने के लिए पैसे दिए। एडम ने कर्कश आवाज में पूछा। बेशक, मैग्नस ने तुरंत जवाब दिया, मुझे उनके भाग्य की परवाह नहीं है। मुख्य बात यह है कि प्रयोग को चलाना है और एक बार फिर सफल होने की कोशिश करनी है। हालांकि
कभी कभी मुझे बच्चों की पेशकश की गई है जब मुझे वयस्कों की ज़रूरत थी। पिछले कुछ सालों में मैंने सभी आयु समूहों पर प्रयोग किए हैं। उस स्थिति में मैं बच्चों को पैसे दे दूंगा और वयस्कों को ले लूंगा। एडम ने अपने होंठ काटे। ये सुनना घिनौना था, लेकिन एडम के लिए इससे भी बुरी बात यह थी कि इस स्थिति में सबसे बुरे लोग मैग्नस नहीं बल्कि वे लोग थे। अगर बीमारी के मामले में मैग्नस के प्रस्ताव पर सहमत होना क्रूर था, लेकिन व्यवहारिक रूप से सही और यहाँ तक कि बलिदानपूर्ण भी था, क्योंकि यह परिवार की भलाई के लिए था। दूसरे मामले में लोग चंद सिक्कों की खातिर सचमुच अपने ही बच्चों को मार रहे थे। एडम को यकीन नहीं था कि ये लोग राक्षसों से बेहतर थे और वे जीने के लायक थे। ये कृत्य घटिया था। टस्क, क्या पैसा सचमुच इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है? एडम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। हा 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 हा। मैग्नस अचानक हंसा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ कितने स्वस्थ लोग मर गए, यहाँ तक कि फर्स्ट रिंग से भी। कुछ को फंसाया गया, कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, कुछ खुद ही मजबूत बनने की उम्मीद में मेरे पास आए। खैर, वे सभी मर गए। वोश। मैग्नस ने तेजी से मुड़कर एडम की ओर इशारा किया। एडम, ये कभी मत भूलना कि अगर अवसर मिले तो मानव स्वभाव सामने आ जाता है। हम में से कई लोग भयानक निर्णय और चीजें करने में सक्षम हैं, बस इसके लिए सही परिस्थितियों की जरूरत होती है। एडम ने आंखें सिकोड़ लीं और कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर उसने एक बार फिर से समूह में बैठी लड़कियों की ओर देखा। ऐसी स्थिति में वे यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप उन पर कोई प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं, है न? एडम ने धीमी आवाज में पूछा। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और हाइब्रिड से असंबंधित कुछ सरल परीक्षणों को पास करने के बदले में उनका यहाँ इलाज किया जा रहा है। मैग्नस ने अपने हाथ जेबों में डाले। कुछ दिनों में उनमें से बहुत से लोग अपने घर लौट जाएंगे और दूसरे उनकी जगह ले लेंगे। लोग हमेशा किसी गंभीर बीमारी से घायल और बीमार होते रहते हैं। ओह, अचानक इतनी दयालुता क्यों? एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैग्नस ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। क्यों नहीं? मैंने इतने प्रयोग किए हैं कि मुझे पता है कि अगर मुझे सफलता की रात के 12:01 संभावना भी चाहिए, तो मुझे उस व्यक्ति को मृत्यु के करीब होना चाहिए, जैसा कि मैंने नेसा के साथ किया था। मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं और बस हो सकता है कि उनमें से एक कुछ समय बाद घातक रूप से घायल हो जाए और मेरे पास वापस आ जाए, और हो सकता है कि उनमें से एक किसी दिन दूसरा हाइब्रिड बन जाए। मैग्नस ने अपनी आवाज में थोड़ी उदासी के साथ कहा। एडम ने भौहें सिकोड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं और मैग्नस के शब्दों पर विचार करने लगा। यद्यपि अधिकांश परीक्षण विषय मदद से परे थे, फिर भी मैग्नस ने अपने प्रयोग से कई ऐसे लोगों को मार डाला था जो बीमार या घातक रूप से घायल नहीं थे। उन्हें तो बस भाग्य ने त्याग दिया था। शायद यदि एडम कुछ महीने पहले यहाँ आया होता तो उसने अगला प्रश्न भी नहीं पूछा होता, बल्कि मैग्नस पर हमला कर दिया होता, उस पर सभी पापों का आरोप लगाया होता। और आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्या दूसरा हाइब्रिड वाकई इसके लायक है? एडम ने गंभीरता से पूछा। फिर उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। मुझे दिखाओ, क्या अंत साधन को उचित ठहराता है? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, लेकिन बहुत जल्द ही मैग्नस के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई और उससे एक भयानक आभा निकलने लगी जो कमरे को भरने वाली बैंगनी लौ की तरह थी। कम से कम दूसरों को तो ऐसा ही लगा। अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नेसा कितनी ताकतवर है। मैग्नस ने एडम की ओर इशारा किया। उसी समय नेसा ने हमला किया। अगर कोई साधारण इंसान फैंटम से लड़ने का फैसला करता है तो क्या होगा? एक निष्पक्ष एक बनाम एक मुकाबले में, जिसमें किसी भी पक्ष के लिए कोई छुपी हुई शर्तें या फायदे न हों। खैर, जवाब बहुत स्पष्ट था। आम आदमी के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। एकमात्र अपवाद जो अपेक्षाकृत हाल ही में एक्सोस्केलेटन की बदौलत संभव हुआ, वह ये था कि एक सैन्य आदमी ऐसी लड़ाई जीत सकता था। हालांकि इसके लिए बहुत सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक सैन्य व्यक्ति, हालांकि एक साधारण मानव है, लेकिन एक नागरिक नहीं है। वह लड़ना जानता है, विशेष रूप से हाथ से हाथ का मुकाबला। एक्सोस्केलेटन सेना की ताकत को बढ़ाता है, जैसा कि स्कारलेट लाइट मेले में जनता के सामने प्रदर्शित किया गया था। उनमें से कई व्हाइट थ्रेट लेवल राक्षस को हराने में सक्षम हैं। इस प्रकार, यदि एक सर्वश्रेष्ठ सैनिक जो एक्सोस्केलेटन पहने हुए है, किसी फैंटम नौसिखिए, एक वास्तविक युवा जो अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि इस दुनिया में कैसे जीवित रहना है, का सामना करता है, तो वह सैनिक आत्मविश्वास और रणनीति के कारण जीत सकता है। लेकिन यही अधिकतम था। कोई भी सैन्य आदमी उस फैंटम को नहीं हरा सकता जो कम से कम एक महीने से फैंटम है और पहले से ही उसके नेक्सस, क्षमताओं और प्रवृत्तियों का आदी है। हालांकि हाइब्रिड के बारे में क्या? सेना और फैंटम्स तथा आम लोगों से भिन्न केवल एक ही संकर था, और वह मैग्नस जेफिर के तत्वावधान में चमत्कार वैधशाला में था। एकमात्र संकर नेसा जेफायर की वास्तविक शक्ति के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, वस्तुतः लगभग किसी को भी नहीं। एडम भी उनमें से एक बनने वाला था, क्योंकि नेसा अप्रत्याशित गति से आगे बढ़ते हुए उस पर हमला कर रही थी। ओह, ये प्रभावशाली है, एडम ने मन ही मन कहा, जब काली छाया एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हुई और फिर उसके ठीक सामने आ गई।
एक ही पल में नेसा का पैर हवा के बहाव को चीरता हुआ एक घातक भले की तरह एडम के सिर की ओर स्पष्ट रूप से हत्या के इरादे से मुड़ा। वह बहुत गंभीर थी। शुरू में एडम ने चकमा देना चाहा, उसने अपने मन की बात मानते हुए एक कदम पीछे भी लिया, लेकिन फिर उसने अपनी अंतर्ज्ञान पर ध्यान दिया और महसूस किया कि यह आवश्यक नहीं था। वह नेसा के हमले को रोकने में सक्षम था। नल, एडम ने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर नेसा की लात को अपने चेहरे के सामने रोक लिया। होश, हवा के प्रवाह के साथ एक हल्की तरंग एक और चली, जिससे एडम थोड़ा पीछे खिसक गया, लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया। यार, तुम सच में बहुत अच्छी हो, एडम ने गंभीर भाव से कहा। एक नज़र नेसा के पैर पर डाली, फिर उसकी आंखों की ओर देखा। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। तुम क्या सोचते हो? शायद यह मेरी उम्मीद से अलग है, लेकिन अगर आम लोग या सेना इसे देखेगी तो वे चौंक जाएंगे। मैग्नस ने उत्साहित मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। एडम ने बिना कोई निर्णय लिए गहरी सहमति में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ईमानदारी से कहूं तो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं चकित हूं। पिछले कुछ महीनों में मुझे एहसास हुआ है कि वाइट थ्रेट लेवल राक्षसों से अभी भी एक्सोस्केलेटन में सैन्य कर्मियों द्वारा लड़ा जा सकता है और दीवारों पर विशाल तोपें उन्हें चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन मजबूत राक्षस फैंटम को छोड़कर किसी के लिए भी अजेय हैं। एडम की नज़र और भी गंभीर हो गई। जाहिर है मैं गलत था। मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम्हारी अधिकतम सीमा क्या है? तुम कितने शक्तिशाली राक्षस को हराने में सक्षम हो? एडम ने नेसा को गौर से देखते हुए पूछा। ये ग्रीन थ्रेट लेवल से अधिक है न? नेसा ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय उसने एक बार फिर हमला किया, तेजी से घूमकर अपना दूसरा पैर एडम पर ऊपर से नीचे तक ले आए। एडम ने नेसा के टखने को पकड़ लिया और फिर बगल की तरफ कदम बढ़ाया और नेसा को आसानी से एक तरफ फेंक दिया। नेसा के पहले हमले के बाद उसे यह स्पष्ट हो गया कि नेसा उससे कमजोर थी, हालांकि उनके बीच का अंतर विनाशकारी नहीं था। एडम को लगभग पूरा विश्वास था कि यदि वे फॉल हिल जेल की घटनाओं से पहले या बेस्टियन रेडॉन में ग्रहण से पहले मिले होते, तो अनुभव, निपुणता और तीव्र प्रवृत्ति की कमी के कारण वह नेसा से हार जाता। नेसा ने चतुराई से दीवार को उछाल दिया और जमीन पर बिल्कुल सही तरीके से उतरी, तथा तुरंत ही लड़ने की मुद्रा में आ गई, ताकि अगला वार झेलने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगी। परीक्षणों पर आधारित नवीनतम जानकारी के अनुसार मैं वर्तमान में सबसे मजबूत ब्लू थ्रेट स्तर के राक्षसों को हराने या कमजोर पर्पल थ्रेट वाले राक्षसों से लड़ने में सक्षम हूं। नेसा ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। एक ऑपरेटर के रूप में वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर ऐसे राक्षस आम लोगों का सामना करेंगे तो क्या होगा। नहीं, इसका मतलब कुछ और था। नेसा के जीरो फैंटम से अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार उनका स्तर सफेद और हरे रंग के खतरे वाले स्तर के राक्षस थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बिंदु पर एडम थोड़ा हैरान था, फिर उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं। खैर, फिर भी यह अविश्वसनीय है, एक प्रेत होने के बिना ऐसी शक्ति होना। भले ही मैं अधिक शक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे आपके शरीर से ईर्ष्या की ज्वाला है। मैग्नस झूठ नहीं बोल रहा था, आप एकदम सही हैं। नेसा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि एडम की बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हालांकि यहाँ कोई जानता था कि यह सच नहीं था और नेसा के लिए यह बहुत मायने रखता था। अरे नेसा, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें कैसा लगता है? एडम ने बहुत सी खतरनाक लड़ाइयों से गुजरकर अपनी ताकत हासिल की। थंडर डेमन के खिलाफ उसकी लड़ाई के बारे में क्या कहना है? यह एक बेहतरीन कृति है न? मैग्नस ने नेसा से किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस स्थिति के बारे में दूसरों से ज्यादा जानकारी थी। हालांकि अभी भी नेसा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसने बस दूसरी तरफ देखा और केवल एडम ही कुछ नोटिस कर पाया। नेसा थोड़ा शर्मा रही थी। क्या वह शर्मा गई? लेकिन क्यों? एडम ने असमंजस में सोचा, क्योंकि मैग्नस के शब्दों ने उसे शर्मिंदा किया या क्योंकि वह किसी कारण से उत्तेजित हो गई थी। ताली बजाओ। इस स्थिति को और आगे न बढ़ने देते हुए मैग्नस ने दोनों हाथों से ताली बजाई, जिससे सभी लोग ध्यान से बाहर आ गए और उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट हुआ। ठीक है, आपको पहले ही पता चल गया है कि नेसा क्या करने में सक्षम है, लेकिन इसे व्यवहार में देखने के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैग्नस ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए बड़े ही जोर से मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद एक विशाल ड्रोन उनके कमरे में उड़कर आया, जिसके साथ एक पॉड या कहें कि एक पिंजरा जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक राक्षस था। ऑपरेटर, आओ अपना काम करो और हमें इस राक्षस के बारे में बताओ। मैग्नस ने सिल्वाना की ओर देखते हुए मुस्कुराया। सिल्वाना ने राक्षस की ओर देखते हुए सिर हिलाया। अजीब बात यह है कि यह एक क्राउन टाइप था। राक्षस की पीली त्वचा लगभग अदृश्य थी, क्योंकि यह मध्ययुग के किसी शूरवीर की तरह सुनहरे कवच से ढका हुआ था। कवच दिखने में सरल था, लेकिन शक्तिशाली था, जो सभ्य सुरक्षा और गतिशीलता प्रदान करता था। कवच के बीच के अंतराल में ऊर्जा की सुनहरी तरंगें लगातार बह रही थीं, जिनमें से कुछ राक्षस की छाती और पीठ की ओर निर्देशित थीं। साथ ही राक्षस के हथियार, एक विशाल भाला जो पर्याप्त शक्ति से किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था।
ये गोल्डन स्पीयरमैन ग्रीन थ्रेट लेवल रेड बुक है। हालांकि व्हाइट और ग्रीन थ्रेट लेवल राक्षसों की अपनी रैंकिंग नहीं होती, लेकिन इसे अपने कौशल और गणना के कारण सबसे मजबूत माना जाता है। सिल्वाना ने विस्तृत उत्तर दिया। मैग्नस ने सिर हिलाया। हाँ, तुम सही हो। एडम, एक तरफ हट जाओ। तुम्हें उस राक्षस से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्डन स्पीयरमैन सिर्फ इसलिए यहाँ है ताकि नेसा तुम्हें दिखा सके कि वह क्या करने में सक्षम है। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया। एडम ने सिर हिलाया और पीछे उछलकर सिल्वाना के सामने खड़ा हो गया। उसी क्षण ड्रोन ने पोर्ट को नीचे कर दिया और मैग्नस ने उसे खोल दिया, जिससे खतरनाक राक्षस बाहर आ गया। प्रेत वे गढ़ की मुख्य शक्ति थे, नहीं एकमात्र शक्ति जो राक्षसों के अनियंत्रित हमले का विरोध करने में सक्षम थी। केवल वे ही मजबूत राक्षसों को मार सकते थे। अपने सभी समय में गढ़ केवल शक्तिशाली तोपों का उपयोग करके दीवारों के बगल में सफ़ेद और हरे रंग के खतरे के स्तर के राक्षसों के खिलाफ बचाव का एक तरीका ढूंढ सकता था। हालांकि फैंटम की मुख्य शक्ति क्या थी? उनकी क्षमताएं। हाँ, उनकी शारीरिक शक्ति और सहज ज्ञान। हाँ, उनके नेक्सस। हाँ, उनका युद्ध अनुभव और रेजोनेंस। हाँ, और भी। फैंटम की शक्ति बहुमुखी थी। सभी फैंटम अलग अलग थे, लेकिन ये सब एक चीज से शुरू हुआ, जीन और शारीरिक वृद्धि से। कुछ कमजोर श्वेत खतरा स्तर के राक्षस भी के 3 या के 4 फैंटम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यह एक चींटी की तरह होगा जो दरियाई घोड़े की मोटी खाल को काटने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हाइब्रिड के बारे में क्या? एडम को एक नज़र में ही एहसास हो गया कि नेसा की ताकत का मुख्य स्तंभ उसकी सहज प्रवृत्ति और शारीरिक क्षमताएं थीं। उसे यकीन था कि कोई भी के-0 फैंटम अपनी सारी क्षमताओं और गुणों के इस्तेमाल के बाद भी नेसा को नहीं हरा सकता। स्थिति सेना के समान थी, जो युद्ध के लिए राक्षस सामग्री का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह कई कारकों के कारण अप्रभावी थी, चाहे वह वजन हो, गति की कमी हो या कुछ और। के-0 फैंटम चाहे जो भी करने में सक्षम हो, नेसा बहुत तेज और मजबूत थी। के-0 फैंटम के हमला करने से पहले नेसा पहले ही घातक प्रहार कर चुकी होती, या अगर हमला अचानक होता तो चकमा दे देती। किसी भी तरह उसकी जीत अपरिहार्य थी, क्योंकि वह दूसरे स्तर पर थी। एडम को पहले से ही पता था कि परिणाम क्या होगा, जैसा कि मैग्नस को भी पता था, लेकिन सिल्वाना के लिए यह अभी भी एक साजिश थी। उसे विश्वास नहीं था कि नेसा एक प्रेत नहीं, ग्रीन थ्रेट लेवल के सबसे मजबूत राक्षसों में से एक गोल्डन स्पीयरमैन को हराने में सक्षम थी। अधिकांश के-0 फैंटम्स गोल्डन स्पीयरमैन के सामने 30 सेकंड भी नहीं टिक सके। रुको, अपना समय लो। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए नेसा और गोल्डन स्पीयरमैन दोनों को रोक दिया। अजीब बात यह थी कि गोल्डन स्पीयरमैन उसे पूरी तरह से समझ गया था। यदि तुम उसका खून बहा सकते हो, तुम्हें उसे हराने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैग्नस ने अपनी बांह को एक झटके से फैलाकर मुस्कुराया। सिल्वाना जब आगे बढ़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना था। नहीं, तुम नहीं कर सकते। यह एक खतरनाक राक्षस है जो मृत भूमि में वापस जाने पर कई सैन्य, हार्वेस्टर्स और फैंटम को मार देगा। सिल्वाना ने मैग्नस का मन बदलने की कोशिश करते हुए कहा। मैग्नस के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव प्रकट हुआ। चुप रहो, यह मेरी प्रयोगशाला है। तुम मेरे घर में हो, तुम मेहमान हो। मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ और मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। मैग्नस ने गोल्डन स्पीयरमैन की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं गंभीर हूँ। मैं तुम्हें दीवारों की दरारों से जाने दूंगा, कोई तुम्हारा पीछा भी नहीं करेगा। तुम्हें बस उसे चोट पहुंचानी है। गोल्डन स्पीयरमैन ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि यहाँ कौन प्रभारी था, और सब कुछ तय किया। राक्षस ने मैग्नस पर हमला नहीं किया। आखिरकार जब नेसा और एडम यहाँ थे तो ये बेकार था। फिर गोल्डन स्पीयरमैन नेसा की ओर मुड़ा, उस पर अपना भला तान दिया और उसकी आंखें चमक उठीं, जिससे उसकी आभा काफी बढ़ गई। गोल्डन स्पीयरमैन के कवच से सुनहरी ऊर्जा निकली, एक ज्वाला की तरह जो बस थोड़ी देर के लिए जलती थी। लेकिन उस समय गोल्डन स्पीयरमैन को बहुत शक्ति प्राप्त हो रही थी, जिससे वह अपनी सीमा को पार कर सकता था। ओह अच्छा, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैग्नस ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हट गया। इस समय सिल्वाना बड़ी घबराहट के साथ अपने नाखून कुतर रही थी। धीरे धीरे यह उसकी बुरी आदत बनती जा रही थी और वह बार बार ऐसा करने लगी थी। क्या होगा अगर वह उसे चोट पहुंचा सकता है? ये कुछ प्रेत के लिए एक स्थानीय आपदा होगी जो इतने बदकिस्मत हैं कि उससे टकरा जाएंगे। सिल्वाना ने एक बाधित आवाज में कहा। एडम ने आह भरी। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी आभा मुझे सिहरन पैदा कर देती है। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, और यह ठीक है, लेकिन नेसा को देखो। सिल्वाना ने अपनी नज़र एक तरफ घुमा ली। नेसा बेफिक्र थी। वह बस स्थिर खड़ी थी, जैसे कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जीवित मूर्ति हो जो कभी कभार ही सांस लेती हो। हालांकि यह मुश्किल से दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था कि नेसा ने पलक भी नहीं झपकाए। बस देखते रहो, मुझे यकीन है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एडम ने लापरवाही से कंधे उचकाए, ये दिखाते हुए कि सिल्वाना को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कदम। गोल्डन स्पीयरमैन जैसे ही आगे बढ़ा, ऊर्जा का एक सुनहरा उछाल उसके पूरे शरीर में लहर की तरह दौड़ गया और उसे गति प्रदान की। एक ही पल में गोल्डन स्पीयरमैन आधी दूरी तय कर गया, जिससे जमीन पर एक लंबा निशान रह गया और हवा की धाराएं उठने लगीं, जिन्हें उसके भले ने काट दिया और सीधे नेसा की छाती पर निशाना साधा। फिर जब गोल्डन स्पीयरमैन अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था, नेसा का शरीर हरकत में आया। उसने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो उसका सिलहुट सूरज की रोशनी में एक छाया की तरह गायब हो गया। एडम की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं ताकि वह नेसा की सभी गतिविधियों को ध्यान से देख सके। हुश। नेसा ने अपना पैर उठाया और गोल्डन स्पीयरमैन का सिर उसी क्षण उसके कंधों से उड़ गया, आधे कमरे में उड़ते हुए फर्श पर गिर गया। एक सेकंड बाद गोल्डन स्पीयरमैन के कवच के जमीन को छूने से हल्की गड़गड़ाहट हुई। पिताजी, क्या ये सचमुच जरूरी था? नेसा ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा। उसे गोल्डन स्पीयरमैन के खिलाफ लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बहुत आसान था। एडम की नज़रें नेसा पर घूम गईं। उसके शरीर पर खून की एक बूंद भी नहीं थी, न तो उसके और न ही गोल्डन स्पीयरमैन के। मैग्नस ने अपनी थोड़ी उठाई। उसने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ योजना बना रहा हो। ठीक है, शायद, लेकिन इस बारे में क्या? आपको लंबे समय से किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, इसलिए यह आपके लिए एक गंभीर चुनौती होगी, मैग्नस ने कहा, इससे पहले कि एक और ड्रोन कमरे में उड़ता। मैग्नस ने गोल्डन स्पीयरमैन और नेसा के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। नेसा ने अपना सिर झुकाकर अपने अगले प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। फुफकारो। मैग्नस ने एक थिएटर अभिनेता की तरह अपना कोट लहराते हुए एक पूरा चक्कर लगाया और फिर एक पैर पर रुककर सिल्वाना की ओर इशारा किया। आगे बढ़ो मिस छद्म गंभीरता, हमें इस राक्षस के बारे में बताओ, बस कुछ भाव जोड़ो। पिछली बार यह उबाऊ हो गया था। मैग्नस ने एक असंतुष्ट मुस्कान बनाई जैसे कि वह वास्तव में दुखी था। एडम ने अपना सिर हिलाया। मैग्नस की हरकतों को देखकर उसने पहले भी कई बार खुद से यही सवाल पूछा था, वह आज जहां है वहां कैसे पहुंचा? सिल्वाना ने सिर हिलाया। फली में मौजूद राक्षस भी क्राउन प्रकार का था। मैग्नस ने स्पष्टतः किसी कारणवश इन विशेष राक्षसों को बुलाया था। राक्षस की त्वचा ठंडी भूमि से आए योद्धा की तरह हल्के नीले रंग की थी। उसका शरीर एक चौड़े लबादे से ढका हुआ था, जो थोड़ा कांप रहा था, और उसके छोटे छोटे कण लगातार निकल रहे थे, अलग हो रहे थे और हमेशा के लिए गायब हो रहे थे। लबादा ऊर्जा या किसी असामान्य पदार्थ से बना हुआ लग रहा था। राक्षस के चेहरे का निचला हिस्सा सफ़ेद पट्टियों से छिपा हुआ था और उसकी दोनों आंखों की पुतलियां गहरी नीली थीं। राक्षस के बाल लंबे और बर्फ जैसे सफ़ेद थे, जो थोड़े लहराते हुए थे। राक्षस के पैर और भुजाएं विरल सुरक्षात्मक शल्कों से ढकी हुई थीं, जिनमें मांसलता थी, लंबे जोड़ थे और नाखून पंजों जैसे थे। नाखून एक कारण से छोटे थे ताकि राक्षस को अपना हथियार पकड़ने में सुविधा हो, जो एक लंबा कटाना था जिसमें एक सफ़ेद ब्लेड था जो बर्फ के कण छोड़ता था। बिल्कुल नहीं, आप गंभीर नहीं हो सकते। सिल्वाना कांप उठी। एडम ने सिल्वाना की प्रतिक्रिया को देखकर जिज्ञासा से भौहें उठाईं। यह एक स्नो फॉलोअर है, पर्पल थ्रेट लेवल में शीर्ष 9। अपनी फैंटम यात्रा के दौरान एडम ने पहले ही कई बार बैंगनी खतरा स्तर के शीर्ष 10 राक्षसों का सामना किया था या उन्हें देखा था। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शीर्ष 2 थंडर डेमन को हराया था और अलेक्सिया के साथ मिलकर उन्होंने शीर्ष 4 नॉर्थ कीपर को संभाला था। इस प्रयोगशाला में उन्हें अपने हाथ को ठीक करने के लिए शीर्ष 7 ब्लेडक्लॉ बीस्ट का दिल खाना पड़ा था। इस प्रकार जब पर्पल थ्रेट लेवल में शीर्ष 9 स्नो फॉलोअर दिखाई दिया तो एडम ने शीर्ष 8 और शीर्ष 1 को छोड़कर सभी राक्षसों को देखा। उसने उन सभी से लड़ाई नहीं की, लेकिन उसने उन 2 को छोड़कर सभी को युद्ध में देखा। ओह, वह टॉप 9 में है। वह अधिक शक्तिशाली दिखता है। टॉप 6 में शामिल कुछ फ्रॉस्ट बीस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली। अलेक्सिया ने उससे बहुत जल्दी निपटा। एडम ने एक्लिप्स की घटनाओं को याद करते हुए कहा, MVLMP पर नई दुनिया का अनुभव करें। फ्रॉस्ट बीस्ट पहला टॉप 10 राक्षस था जिससे एडम को सामना हुआ था। उसने इसके खिलाफ लड़ाई नहीं की थी। अलेक्सिया ने वह भूमिका ले ली थी। मैग्नस ने सिर हिलाया। ये सच है, हालांकि यह मत भूलिए कि रैंकिंग मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है, अर्थात मिशन विभाग द्वारा। वे उन सभी लड़ाइयों को देखते हैं जिनमें किसी विशेष राक्षस ने भाग लिया था, राक्षस की क्षमताओं और उसके द्वारा किए गए नुकसान का आकलन करते हैं। फिर इन और कई अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए वे राक्षस की रेटिंग निर्धारित करते हैं। मेरा कहना यह है कि यह एक व्यक्तिपरक राय है, हालांकि यह वास्तविकता के करीब है। मैग्नस ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए समझाया। एडम ने भौहें उठाईं। क्या आप कह रहे हैं कि यह रेटिंग गलत है? तो थंडर डेमन टॉप 2 में नहीं है। मैग्नस ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। थंडर डेमन रैंकिंग में अपनी जगह के लिए पूरी तरह से योग्य है, जैसा कि अधिकांश शीर्ष 10 हैं। हे, विशेष रूप से शीर्ष 1, वह कमीना निश्चित रूप से हमेशा अपने सिंहासन पर कब्जा करेगा। वह एक वास्तविक चलता फिरता आपदा है।
मैग्नस ने दुष्टता से ठहाका लगाया। एडम के विपरीत मैग्नस को अच्छी तरह पता था कि शीर्ष एक में कौन है और वह राक्षस क्या करने में सक्षम है। कुछ हद तक स्नो फॉलोअर एक अपवाद है क्योंकि मिशन विभाग ने उसे अग्रिम के रूप में टॉप 9 दिया था। मैग्नस ने उस राक्षस की ओर इशारा किया जो चुपचाप उसके कदम का इंतजार कर रहा था। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। अग्रिम राशि, इसका क्या मतलब है? सिल्वाना ने गहरी सांस ली, एडम की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, इसका मतलब यह है कि मिशन विभाग के पास स्नो फॉलोअर को 9वें स्थान पर रखने के लिए पर्याप्त सामग्री और डेटा नहीं था। भले ही राक्षस शीर्ष 10 के लिए पर्याप्त मजबूत हो, मिशन विभाग के पास इस राक्षस से संबंधित पर्याप्त मिसालें और लड़ाइयां होनी चाहिए। सिल्वाना ने आगे कहा, कुछ हद तक इसकी तुलना संभाव्यता सिद्धांत और एक तुच्छ कैसीनो से की जा सकती है। यदि जैकपॉट जीतने की 10% संभावना है तो 10 में से एक व्यक्ति इसे पहली बार जीतेगा। इस प्रकार यह व्यक्ति सोच सकता है कि जैकपॉट जीतने की संभावना 100% है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति लगातार 2 बार जैकपॉट जीत सकता है, इसकी संभावना छोटी है, केवल 1%, लेकिन यह संभव से अधिक है। सिल्वाना ने स्नो फॉलोअर की ओर देखा जो शांति से दूसरी ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि अभी उसकी बारी नहीं आई है। सामान्य तौर पर पर्याप्त मामलों के बिना आप सटीक औसत नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि विभिन्न स्थितियों में एक ही राक्षस अलग अलग विनाश ला सकता है। सिल्वाना ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया। एडम ने गहरी निगाह से सिर हिलाया। वह समझ गया कि सिल्वाना किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन कुछ बात अभी भी उसके लिए अज्ञात थी। रुको, इसका मतलब है कि स्नो फॉलोअर ने ज्यादा लड़ाई नहीं की, लेकिन क्या ये संभव है? वह एक क्राउन टाइप है। एडम ने भ्रम में अपने सिर के पीछे खुजलाया। मैग्नस हंसा। यही बात है, स्नो फॉलोअर्स पर्पल थ्रेट लेवल के अब तक के सबसे निष्क्रिय राक्षस हैं। उन्हें लड़ने के लिए राजी करना लगभग असंभव है क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें वास्तव में दिलचस्पी दिखानी होगी। यहाँ तक कि जब फैंटम विशेष रूप से उन पर हमला करते हैं तो स्नो फॉलोअर्स बस भाग जाते हैं। वे इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, जैसी कि क्राउन टाइप से उम्मीद की जाती है, तो अगर यह इतनी कम लड़ता है कि मिशन विभाग के पास भी उसे रेटिंग देने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, तो आप उसे पकड़ने में कैसे कामयाब हुए? एडम ने सच्ची दिलचस्पी के साथ पूछा। मैग्नस मुस्कुराया। ठीक है, जैसा कि आप खुद महसूस करते हैं, मेरे पास आमतौर पर मजबूत फैंटम होते हैं जो मेरी मदद करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति विशेष है। मैग्नस ने स्नो फॉलोअर की ओर देखा। आखिरकार उसने 1 साल पहले नेसा को लगभग मार डाला था। एडम चौंक गया। सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। नेसा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि इस समय वह स्नो फॉलोअर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के लिए अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। न केवल ये राक्षस उसकी सीमाओं से अधिक शक्तिशाली था, बल्कि यह एक व्यक्तिगत इतिहास भी था। मैग्नस ने आगे बताया, कभी कभी नेसा डेडलैंड्स का दौरा करती है। जब उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने अपने शरीर और दिमाग दोनों पर पूरा नियंत्रण पा लिया तो यह और भी ज्यादा हो गया। स्वाभाविक रूप से वह हमेशा अकेली रहती थी और यह सब मेरे कवर के नीचे होता था। किसी को कभी नहीं पता था कि नेसा कौन थी। मैग्नस ने आगे कहा, आमतौर पर नेसा हमेशा जीतती थी। डेडलैंड्स में वह अपना संयम बनाए रख सकती थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात स्नो फॉलोअर से हुई। मैंने तुरंत उसे भाग जाने को कहा क्योंकि यह उसका स्तर नहीं था, लेकिन नेसा अंतहीन जीत से अति आत्मविश्वासी थी। मैग्नस ने नेसा को गंभीरता से देखा। उसकी निगाहों में थोड़ी चिंता थी। किसी न किसी तरह नेसा शायद एकमात्र व्यक्ति थी जिसकी मैग्नस को परवाह थी। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि वे वास्तव में पिता और बेटी थे। नेसा थोड़ा कांप उठी। मैग्नस काफी सख्त आदमी था, उसे होना ही था, ये देखते हुए कि उनके रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए उन्हें किस रास्ते से गुजरना पड़ा। वैसे भी कुछ हमलों के बाद नेसा जमीन पर लगभग मर चुकी थी। उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मेरे पास मदद के लिए फैंटम को बुलाने का समय नहीं था, इसलिए जब वे मिले तो मैंने विस्फोटकों के साथ ड्रोन भेजे ताकि वे कम से कम स्नो फॉलोअर का ध्यान भटका सकें। मैग्नस ने अपनी कहानी जारी रखते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। हालांकि स्नो फॉलोअर ने नेसा को खत्म नहीं किया। उसने उसे दिलचस्पी से देखा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और वह जितना दिखा रही थी उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम थी। इसलिए स्नो फॉलोअर ने नेसा को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे मेरे ड्रोन की ओर बढ़ गया। मैग्नस ने थोड़ी पागलपन भरी मुस्कान के साथ अपने होंठ काटे। ऐसा लग रहा था कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। राक्षस, खास तौर पर क्राउन टाइप के राक्षस, कभी कभी एक अनोखा व्यवहार रखते थे। कोई रास्ता नहीं। एडम अविश्वास में बुदबुदाया। उसे लग रहा था कि उसे पहले ही पता चल गया था कि आगे क्या हुआ। हाँ, मैग्नस ने सिर हिलाया और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए, एक गंभीर मुस्कान बनाते हुए। मेरे ड्रोन उसकी इच्छा पर उसे मेरे पास ले गए। ड्रोन का उपयोग करके मैंने स्नो फॉलोअर को एक काले लबादे से ढक दिया, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये रात का समय था और झुग्गियों में जहां बहुत कम लोग गुजरते थे और उनमें से अधिकांश शराब के नशे में थे।
मैग्नस ने आगे कहा। स्नो फॉलोअर दीवारों की दरारों से होकर प्रयोगशाला में पहुंचा और मुझे नेसा दे दिया। फिर वह कोने में बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसके धैर्य की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पूरा साल पहले ही बीत चुका है। एडम और सिल्वाना ने इधर उधर देखा। ये कहानी उन्हें पागलपन भरी लगी, लेकिन क्या मैग्नस के पास झूठ बोलने का कोई कारण था? ठीक है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब आपको बैकस्टोरी पता चल गई है, तो अब एक्शन पर आने का समय है। ड्रोन द्वारा स्नो फॉलोअर के साथ पॉड को नीचे उतारने से पहले मैग्नस ने कहा। क्रैकल, पॉड जमीन पर गिर गया, जबकि सुरक्षात्मक कांच धीरे धीरे नीचे आ गया, जिससे अंततः स्नो फॉलोअर पिंजरे से मुक्त हो गया। हालांकि मैग्नस की बातों से अब यह स्पष्ट हो गया था कि स्नो फॉलोअर यहाँ रहना चाहते थे। वे अधिकांश राक्षसों के विपरीत ताकत या अस्तित्व के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि अपने हित को संतुष्ट करने के लिए लड़ते थे। एक तरह से उनकी छवि उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, खासकर उनका हथियार कटाना। कोई लालच नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई पागलपन नहीं, बस धैर्य, प्रतीक्षा और यहाँ तक कि एक तरह का बड़प्पन जो सचमुच एक अदृश्य आभा की तरह उनसे निकलता था। स्नो फॉलोअर ने चारों ओर देखा। सबसे पहले उसने मैग्नस को देखा और थोड़ा सिर हिलाया, मानो उसे इस अवसर के लिए धन्यवाद दे रहा हो। वास्तव में स्नो फॉलोअर को समझना संभव था। उसने अपने स्थान पर दूसरे राक्षस से अलग तरह से काम किया, लेकिन ये देखते हुए कि उसके लिए ब्याज सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, ये स्पष्ट था। स्नो फॉलोअर के लिए दुनिया के एकमात्र हाइब्रिड के खिलाफ इससे अधिक दिलचस्प मुकाबला खोजना कठिन था। अगर उसने नेसा को 1 साल पहले मार दिया होता तो वह एक अनूठा अवसर खो देता। इस लड़ाई के लिए वह तब तक इंतजार करने को तैयार था जब तक नेसा काफी मजबूत नहीं हो जाती। तभी स्नो फॉलोअर की नीली आंखें, जबकि उसके बर्फ जैसे सफेद बाल लहराते हुए, सिल्वाना की ओर बढ़े। स्नो फॉलोअर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से खुश नहीं था कि कोई योग्य व्यक्ति यहाँ था। कांपना, कांपना, कांपना। उसी क्षण स्नो फॉलोअर की आभा बाहर आई, जिसमें शीतलता और तीव्र दबाव था, जिससे सिल्वाना का पूरा शरीर कांप उठा। सिल्वाना की आंखें बड़ी हो गईं, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह अपने दिल को पकड़ रही थी और किसी भी क्षण जमीन पर गिरने के लिए तैयार थी। वोश! सिल्वाना की आंखों में एक सफेद चमक उभरी, जैसे उसे हल्कापन महसूस हुआ। सारा दबाव तुरंत वाष्पित हो गया और वह एडम से निकलने वाली सफेद ज्वाला से घिर गई। अरे, तुम यहाँ एक संकर से लड़ने आए हो, न कि एक साधारण इंसान से जिसे तुम्हारे सामने सांस लेने में भी दिक्कत होती है। क्या इसमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी है? मुझे इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, एडम ने शांति से कहा। स्नो फॉलोअर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी शांत आंखें धीरे धीरे एडम पर घूमी, फिर राक्षस ने सिर हिलाया और उसका आभामंडल शांत हो गया। एडम सिल्वाना की ओर मुड़ा। तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद, सिल्वाना ने रुक रुक कर उत्तर दिया, अपनी सांस को सामान्य करने की कोशिश करते हुए। तभी एडम ने चारों ओर देखा और उसकी नज़र मैग्नस पर रुक गई। कितना अजीब है, यह उसकी प्रयोगशाला है, लेकिन वह अभी भी एक साधारण आदमी है न? न केवल वह गोल्डन स्पीयरमैन और स्नो फॉलोअर से डरता नहीं था, बल्कि सिल्वाना के विपरीत उसे स्नो फॉलोअर की आभा का सामना करने में कोई समस्या नहीं थी। उस कमीने के पास अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं, हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं है, एडम ने सोचा। कदम, नेसा ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह अनिश्चित लग रहा था, लेकिन प्रत्येक आगे के कदम के साथ उसका कदम मजबूत होता गया और उसकी निगाहों में केवल दृढ़ संकल्प था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिता आज मुझे तुमसे लड़ने के लिए कहेंगे। आखिरकार तुम मेरे स्तर से बहुत ऊपर हो, लेकिन मैं इस बार नहीं हारूंगी, ये पक्का है, नेसा ने गंभीरता से कहा, स्नो फॉलोअर के ठीक सामने रुकते हुए। नेसा एक लंबी लड़की थी, लेकिन स्नो फॉलोअर उससे भी लंबा था, इसलिए उसने उसे शांति से देखा। अब तक उसे योग्य नहीं माना। ताली बजाओ, मैग्नस ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दोनों हाथ ताली बजाए। मैं समझता हूं कि तुम पहले से ही लड़ने के लिए उत्सुक हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि इस स्तर की लड़ाई के लिए ये सबसे अच्छी जगह नहीं है। मैग्नस ने उत्साहित मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए कहा। कदम, कदम, कदम। स्नो फॉलोअर उसके करीब आया और मैग्नस को धमकाने वाली नज़रों से देखने लगा, लेकिन इससे उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। फिर स्नो फॉलोअर ने धीरे से अपना कटाना घुमाया और दर्जनों बच्चों, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं, की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे स्नो फॉलोअर कह रहा हो, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। मैग्नस ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो वह आदमी नाराज हो जाएगा। मैग्नस ने एडम की ओर इशारा किया, जिससे स्नो फॉलोअर पीछे मुड़ गया। उनकी नज़रें आपस में टकरा गईं। स्नो फॉलोअर की आंखें सिकुड़ गईं, एडम की ठंडी निगाहों को घूरने लगीं। मुझे संदेह है कि नेसा से लड़ने के बजाय आप उससे हारना चाहते हैं। हा, मैग्नस ने स्थिति का आनंद लेते हुए हंसते हुए कहा। ठीक है, सभी मेरे पीछे आएं।
यहाँ आप दोनों के लिए उपयुक्त जगह है। मैग्नस ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। कुछ आगे बढ़ने के बाद एक मंजिल नीचे उतरने पर उन्होंने खुद को एक विशाल कमरे में पाया जो इतना बड़ा था कि वह एक हवाई जहाज का हैंगर या कई मंजिलों वाला एक विशाल सुपरमार्केट हो सकता था। कमरा, दीवारें, फर्श और छतें सफ़ेद ब्लॉकों से बनी थीं जो एक अजीब सी आभा बिखेर रही थीं, जिससे पता चलता था कि वे पत्थर या कंक्रीट जैसी साधारण सामग्री से नहीं बने थे। ये कुछ खास था। नेसा और स्नो फॉलोअर एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर खड़े होकर मैग्नस के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिल्वाना, मैग्नस और एडम हॉल के सबसे ऊपर वाले कमरे में थे। वे इतनी दूर थे कि उन पर कोई भी हमला नहीं हो सकता था। इसके अलावा वे एक विशेष अवरोध द्वारा सुरक्षित थे। अरे, आपने कहा कि मिशन विभाग ने स्नो फॉलोअर को अग्रिम के रूप में शीर्ष 9 में रखा है। उनके पास अधिक सटीक रैंकिंग के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन आपकी क्या राय है? अगर स्नो फॉलोअर अपनी सीमा तक लड़ता है तो वह क्या करने में सक्षम है? एडम ने पूछा। उन्हें पूरा विश्वास था, विशेषकर उनके आभाओं के टकराव के बाद, कि स्नो फॉलोअर शीर्ष 5 में भी प्रवेश कर सकता है। मैग्नस ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए छत की ओर देखा। ठीक है, ये सब परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ परिस्थितियों में स्नो फॉलोअर नॉर्थ कीपर को हरा सकता है। हालांकि हमारे पास उन दो राक्षसों के बीच लड़ाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये सब सिर्फ मेरी अटकलें हैं। मैग्नस ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एडम की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं। आखिरकार नॉर्थ कीपर शीर्ष 4 राक्षस था, जबकि स्नो फॉलोअर शीर्ष 9 था। दोनों के बीच गंभीर अंतर होना चाहिए। ठीक है, मैं अब तुम्हें और इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैग्नस ने माइक्रोफोन में कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। शुरू करना। हालांकि नेसा और स्नो फॉलोअर नहीं झुके। नेसा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लड़ने की मुद्रा में आ गई, और स्नो फॉलोअर को गौर से देखने लगी। वह किसी भी क्राउन मॉन्स्टर की तरह नज़दीकी मुकाबले में सबसे खतरनाक था, हालांकि यही नेसा की सबसे मजबूत बात भी थी। कदम कदम कदम। स्नो फॉलोअर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर। उसने नेसा की ओर देखा, फिर अपने कटाना को देखा और अपने हथियार को फर्श पर पटक दिया, ये दिखाते हुए कि अभी उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे, क्या वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? एडम ने कहा, उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कुराहट पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस साल नेसा ने अपने कौशल को निखारा है। पिछले साल की हार उसके लिए एक बड़ा सबक थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्पल थ्रेट लेवल के शीर्ष 10 राक्षसों में से एक को हराने के लिए पर्याप्त होगा। मैग्नस ने गंभीरता से कहा, यह नेसा का मील का पत्थर होगा। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि मैग्नस अब तक नेसा के बारे में कुछ छिपा रहा था। उम्मीद है इस लड़ाई में वह रहस्य सामने आ जाएगा। एडम ने अपनी नज़र नेसा पर घुमाते हुए सोचा। स्नो फॉलोअर की हरकत से वह क्रोधित हो गई थी। कमीने, तुम मुझे कमज़ोर समझते हो। नेसा ने अपने दांत पीस लिए और पहले हमला करने के इरादे से आगे बढ़ी। वाह, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, स्नो फॉलोअर उसके सामने आ गया, एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए और उसकी मुट्ठी उसके पेट में घुस गई, जिससे उसके फौलादी पेट में छेद हो गया। नेसा की आंखें उसके पूरे शरीर में दौड़ रहे तेज दर्द से चौड़ी हो गईं। यदि फैंटम को नज़दीकी मुकाबले में लड़ना पड़े और यह एक बनाम एक हो तो क्राउन टाइप सबसे खराब प्रतिद्वंद्वी होते। क्राउन मॉन्स्टर न केवल अपनी महारत के साथ खतरनाक थे, बल्कि अपने हथियारों के साथ भी खतरनाक थे, क्योंकि कई राक्षसों के विपरीत उनके हथियार नुकीले दांत या पंजे नहीं थे, बल्कि कुछ अधिक गंभीर थे, एक तलवार, एक भाला, या यहाँ तक कि स्नो फॉलोअर जैसा कटाना। क्राउन मॉन्स्टर के हथियार उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वही स्टील नाइट इतना खतरनाक नहीं होता अगर उसकी 2 बड़ी तलवारें न होती जो लगभग एडम की जान लेने में कामयाब हो गई थीं। वह वाकई इसके बहुत करीब था। तो यदि क्राउन मॉन्स्टर ने जानबूझकर युद्ध में अपने हथियारों का उपयोग नहीं किया, तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, वह अपने दुश्मन को योग्य नहीं समझता था। नेसा ने खुद को ठीक उसी स्थिति में पाया, लेकिन वह स्नो फॉलोअर को यह दिखाने के लिए तैयार थी कि यह उसकी ओर से एक बड़ी गलती थी। हालांकि लड़ाई की शुरुआत उस पर नहीं थी। बम बम बम। स्नो फॉलोअर की मुट्ठी नेसा के पेट में बार बार घुस रही थी, जिससे उसकी आंखें दर्द से बड़ी हो रही थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि वह आने वाले नुकसान को सहन करने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्रैकल। नेसा ने स्नो फॉलोअर की कलाई को कसकर पकड़ लिया और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही राक्षस की मुट्ठी को रोक दिया। स्नो फॉलोअर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और हैरानी से उसकी ओर देखते हुए तेजी से आगे की ओर भागा। वह क्या कर रहा है? नेसा ने स्नो फॉलोअर की शांत निगाहों के नीचे रहते हुए सोचा। नेसा ने स्नो फॉलोअर की गति को धीमा करने के लिए अपने पैरों को तान दिया और धीरे धीरे वह सफल हो गई, जिससे जमीन पर लंबे निशान बन गए। हालांकि स्नो फॉलोअर इतना मूर्ख नहीं था कि लड़ाई के दौरान उसे अपने नियम बनाने दे। स्नो फॉलोअर ने नेसा के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया, अपने लंबे जोड़ों और उनकी ऊंचाई के अंतर का उपयोग करते हुए, ताकि उसके पैर अब जमीन को न छुएं।
फिर स्नो फॉलोअर ने बाईं ओर एक कदम बढ़ाया, अपना शरीर घुमाया और नेसा को दाईं ओर खींच लिया। नेसा ने जल्दी से यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कैसे पकड़ से बाहर निकले, क्योंकि जब तक स्नो फॉलोअर ने उसके बाल पकड़ रखे थे वह उसके लिए एक मुक्केबाजी बैग की तरह थी। नेसा ने असमंजस में आंखें झपकाईं, क्योंकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, स्नो फॉलोअर ने उसके बाल छोड़ दिए। स्नो फॉलोअर ने आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाया और अपना शरीर झुका लिया। क्रैकल, स्नो फॉलोअर की मुट्ठी हवा की सीटी के साथ नेसा के चेहरे पर जोरदार प्रहार से उसे दर्जनों मीटर पीछे फेंक दिया। दीवार से टकराने के बाद नेसा के मुंह से खून की धार बह निकली और वह जमीन पर गिर पड़ी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मैग्नस की हरकतों पर स्पष्ट संदेह के साथ उसे गौर से देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैग्नस ने बेपरवाही से जवाब दिया। एडम ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र नेसा पर डाली जो जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। उसके अनुसार उसका अधिकतम ब्लू थरेट लेवल और पर्पल थरेट लेवल के सामान्य राक्षसों में सबसे मजबूत है। मैंने उसके साथ कुछ वार किए और पुष्टि कर सकता हूं कि यह सच है। हालांकि एक टॉप नॉकडाउन मॉन्स्टर, वह उसका स्तर नहीं है, एडम ने गंभीरता से कहा। मैग्नस ने सिर हिलाया, उसने अपना गाल अपने हाथ पर टिकाया और लड़ाई को ऐसे देखा जैसे वह कोई नाटकीय प्रदर्शन हो। यह मत भूलो कि नेसा मानव नहीं है, वह मानव और राक्षस का मिश्रण है। राक्षस और जानवर अपनी आदतों में एक जैसे होते हैं, इसलिए एक जानवर तब वास्तव में भयानक हो जाता है जब वह खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाता है। बस उसे समय दें और वह दिखाएगी कि उसका शरीर क्या कर सकता है। एडम ने भौहें चढ़ाईं, उसे नेसा की सफलता पर विश्वास नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे नेसा से कोई शिकायत थी या वह उसे नापसंद करता था, नहीं, यह उसका मूल्यांकन था किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने कई शीर्ष 10 राक्षसों को हराया था और उनमें इतनी योग्यता थी कि उनके शब्दों को गंभीरता से लिया जाता था। अरे, ये बुरा नहीं था। एक समय तो मुझे लगा कि मेरी खोपड़ी फट जाएगी। नेसा ने खून का थक्का थूका और अपनी नाक से बहते खून को पोंछा। नेसा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जमीन से उठकर युद्ध की ज्वाला से भरी नजरों से स्नो फॉलोअर की ओर देखा और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी ने उसका उत्साह साझा नहीं किया। क्या बकवास है, नेसा ने उलझन में बड़बड़ाया। स्नो फॉलोअर ने उसकी ओर नहीं देखा, वह दूसरी ओर मुड़ गया और अपनी दृष्टि दूसरी दिशा में एडम की ओर घुमा दी, जो बहुत दूर और ऊंचाई पर था। फिर स्नो फॉलोअर ने नेसा की ओर इशारा किया, एक असंतुष्ट बच्चे की तरह अपने हाथ को हिलाया और खुद को छाती में दबाने से पहले अपना हाथ एडम की ओर बढ़ाया। स्नो फॉलोअर बोल नहीं सकता था, लेकिन इस मामले में शब्दों की जरूरत नहीं थी। हर कोई समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा था। कितना अजीब है, ये राक्षस कई लोगों से अलग है, यहाँ तक कि क्राउन टाइप से भी। सिल्वाना ने मन ही मन बुदबुदाया और अपनी नज़र राक्षस से हटाकर एडम पर डाल दी। वह नेसा को मजबूत होने के लिए और समय देने को तैयार है, अन्यथा वह उसे पहले ही मार चुका होता। लेकिन वह अभी भी किसी से लड़ना चाहता है और एडम उसके लिए एकदम सही उम्मीदवार होगा। लेकिन क्या एडम सहमत होगा? सिल्वाना ने सोचा, थोड़ा घबराया हुआ महसूस करते हुए। वह फिर से आदतन अपने नाखून चबाना शुरू करना चाहती थी। स्नो फॉलोअर के सुझाव के जवाब में एडम ने केवल अपना सिर हिलाकर अपनी दृढ़ स्वीकृति व्यक्त की। फिर उसने शांति से दूसरी ओर देखा, मानो ये दिखाना चाह रहा हो कि स्नो फॉलोअर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया है। स्नो फॉलोअर हैरान होकर अपना सिर झुका रहा था। बाम! उसी समय एक मुक्का स्नो फॉलोअर के चेहरे पर लगा, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया। एक ही पल में स्नो फॉलोअर का जबड़ा टूट गया और वह भाग गया। कमीने, अगर तुमने मुझसे लड़ने का फैसला किया है तो मेरा अपमान करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं होता, नेसा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और फिर अपनी तीव्र गति से आगे की ओर भागी। ओह, मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूं कि तुम क्या कह रहे थे। एडम ने अपने सामने जो दृश्य देखा उससे आश्चर्यचकित होकर कहा। उसके अंदर एक बार फिर ईर्ष्या पनपने लगी। स्नो फॉलोअर ने उसे कई जोरदार प्रहारों से जमीन पर गिरा दिया और उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद नेसा ने नए जोश के साथ हमला करना शुरू कर दिया, जिसे हर कोई देख सकता था। एडम की आंखें नेसा के शरीर पर दिलचस्पी से घूम रही थीं और वह उसकी मांसपेशियों को देख रहा था जो अपने मालिक की पुकार पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। मांसपेशियां सख्त हो गईं, ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे एक दूसरे के चारों ओर स्टील के धागों की तरह मुड़ रही हैं, जिससे उन्हें मुक्त होने और नेसा की सीमाओं से परे शक्ति का सामना करने में मदद मिल रही है। कदम कदम कदम! इससे पहले कि स्नो फॉलोअर दीवार तक पहुंच पाता, नेसा ने उसे पकड़ लिया और एक पहलवान की तरह उसे अपने ऊपर उठा लिया, उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया और उसकी हरकतों को पूरी तरह से रोकने के प्रयास में अपनी बाँह उसकी गर्दन पर डाल दी। तभी नेसा ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया, उसके मुंह से भाप की धाराएं निकल रही थीं और उसकी भुजाएं पूरी तरह तनावग्रस्त हो गईं। नेसा द्वारा लगाए जा रहे अत्यधिक दबाव के कारण स्नो फॉलोअर का शरीर थोड़ा झुक गया,
तथा उसने स्नो फॉलोअर को अपने ऊपर आगे की ओर फेंक दिया तथा साथ ही अपने घुटने को सीधे स्नो फॉलोअर की रीढ़ की हड्डी में घुसा दिया। हड्डियों के टूटने से एक जोरदार आवाज आई जो पूरे कमरे में एक घातक प्रतिध्वनि की तरह गूंज उठी। सिल्वाना ने डर के मारे अपनी हथेली से अपना मुंह ढक लिया। मैग्नस ने संतोष से मुस्कुराया और एडम की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, वह स्पष्ट रूप से प्रभावित था। फिर पहली बार उनकी लड़ाई में स्नो फॉलोअर की निगाहें क्रूर दर्द से भर गईं। लेकिन क्या यह उस व्यक्ति का अंत था जो लड़ाई से प्यार करता था? खैर, क्राउन टाइप के लिए यह उनके जीवन के लिए लड़ने के लिए एक कार्रवाई का आह्वान था, जैसा कि वे हमेशा करते थे। जैसा कि सभी जानते हैं, क्राउन टाइप्स को ये नाम दिए जाने और एक अलग श्रेणी बनने का एक कारण ये था कि उनकी शारीरिक संरचना मनुष्यों के समान थी। इसके अलावा उनका आकार भी सामान्य सीमा के भीतर ही था और मनुष्यों की तरह वे जीतने के लिए मार्शल आर्ट और विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये भी था कि ये तकनीकें उनके खिलाफ भी प्रभावी थीं। नेसा थंडर डेमन या ब्लेड क्लॉ बीस्ट जैसे राक्षसों से इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर पाती, वे बहुत बड़े थे और उनकी शारीरिक संरचना नेसा को ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। हालांकि स्नो फॉलोअर उसके लिए एकदम सही लक्ष्य था और उसने स्नो फॉलोअर की रीढ़ पर घुटने से वार किया। अगर स्नो फॉलोअर की जगह कोई इंसान या फैंटम ले लेता तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाती। नेसा की किक इतनी शक्तिशाली थी कि स्नो फॉलोअर की रीढ़ 2 टुकड़ों में टूट गई और वह 2 हिस्सों में मुड़ गया। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। क्रैकल, स्नो फॉलोअर की बाहें नेसा की गर्दन के चारों ओर कस गईं। तीखे, छोटे पंजे नेसा की त्वचा में धंस गए, जिससे खून की कई धाराएं निकल गईं और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। पीछे मुड़ते हुए नेसा ने स्नो फॉलोअर की ठंडी निगाहों का सामना किया। राक्षस अभी भी उसकी पकड़ में था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और उसका जबड़ा भी टूट चुका था जो सिर्फ सफ़ेद पट्टियों से बंधा हुआ था, लेकिन स्नो फॉलोअर की निगाहों में कमजोरी का एक भी संकेत नहीं था। कमीने, नेसा ने बड़बड़ाने के लिए संघर्ष किया। उसे लग रहा था कि थोड़ा और स्नो फॉलोअर वास्तव में उसका गला घोंट देगा। तुम ही फंसी हो, मैं नहीं। मेरी तरफ ऐसे देखने की हिम्मत मत करना, नेसा ने दांत पीसते हुए कहा, इससे पहले कि उसका पैर फिर से हरकत में आता। बम बम बम, बार बार नेसा का घुटना स्नो फॉलोअर की पीठ पर टकराया, जिसका उद्देश्य राक्षस की हड्डियों को पूरी तरह से चकनाचूर करना था, लेकिन स्नो फॉलोअर के चेहरे पर एक भी भावना नहीं दिखाई दी। नहीं नहीं नहीं, अगर यह ऐसे ही चलता रहा, नेसा मन ही मन बुदबुदाई, जबकि उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके शरीर को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी। मैं इस तरह नहीं हार सकता। नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने स्नो फॉलोअर की कलाई पकड़ ली और तेजी से आगे बढ़ते हुए स्नो फॉलोअर की भुजाएं तोड़ दीं। फिर नेसा घूमी और अपना पैर स्नो फॉलोअर के पेट में घुसा दिया। उसकी तेज गति वाली किक के साथ सीटी बजती हवा भी थी। स्नो फॉलोअर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि टक्कर ने उसे पीछे धकेल दिया था। वह अभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था। ये पहले हुए गुस्से के दौरों से संबंधित है न? एडम ने मैग्नस की ओर देखते हुए पूछा। मैग्नस के मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम सही हो। मैग्नस ने सिर हिलाया। जब वह तुमसे लड़ी थी तो वह अपनी ताकत की सीमा पर नहीं थी। मुझे लगता है कि तुमने देखा होगा कि उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं और उसकी सहज प्रवृत्तियां तेज थीं। केवल एक घातक लड़ाई में ही एक जानवर अपनी पूरी ताकत दिखा सकता है। एडम ने सोच समझकर आगे देखा, लेकिन इसका रेजोनेंस या ऐसी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है न? मोटे तौर पर कहें तो वह अभी सिर्फ युद्ध की मुद्रा में है, कोई अलौकिक बात नहीं है। फिर एडम ने स्नो फॉलोअर की तरफ देखा, जिसे ऐसा लग रहा था कि उसे जीवन के अनुकूल घाव नहीं मिले हैं। कम से कम टूटी हुई कलाई, रीढ़ और जबड़े के साथ आगे लड़ाई जारी रखना असंभव था। क्या वह फिर से जीवित हो सकता है? उसकी आंखों के भाव से यह स्पष्ट था कि ऐसे घाव ऐसी चीज नहीं है जिनसे उसे डर लगता है। एडम ने सच्ची दिलचस्पी के साथ पूछा। मैग्नस बुरी तरह हंसा। नहीं, वास्तव में नहीं। हालांकि स्नो फॉलोअर्स काफी टिकाऊ होते हैं, बस देखते रहो। नेसा जोर जोर से सांस ले रही थी, उसके मुंह से गर्म भाप निकल रही थी जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह अवधि उसके लिए बहुत कठिन थी। हालांकि उसे नाक टूटने और गर्दन पर कट लगने के अलावा कोई चोट नहीं लगी। कोई बात नहीं, मैं जीत सकती हूँ। इन घावों के बाद वह उसी स्तर पर लड़ना जारी नहीं रख पाएगा। मैं इसके लिए वाकई काफी अच्छी हूँ, नेसा ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, स्नो फॉलोअर की तरफ से एक जोरदार कर्कश आवाज सुनाई दी, जिससे नेसा पीछे मुड़ी। हे भगवान, नेसा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। स्नो फॉलोअर एक अजीब कोण पर ऊपर उठा, जबकि उसका ऊपरी शरीर जमीन की ओर झुका हुआ था, जैसा कि उसकी टूटी हुई रीढ़ के कारण होना चाहिए था। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, स्नो फॉलोअर की मांसपेशियों और जोड़ों ने एक अजीब, थोड़ी डरावनी आवाज निकाली, जिससे शरीर के टूटे हुए अंग बलपूर्वक अपनी जगह पर आ गए। यदि स्नो फॉलोअर की छाती पर कोई बड़ा घाव होता तो वह उसे ठीक नहीं कर पाता। आखिरकार वह कोई पुनर्जीवित करने वाला राक्षस नहीं था, लेकिन
हड्डियों को वापस उनके स्थान पर रखना या रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी मांसपेशियों पर दबाव डालना, खैर यह उसके लिए काफी संभव था। वाह, ये तो प्रभावशाली है, एडम ने कहा। स्नोफॉलोअर आगे की ओर झुका, अपनी नज़र ऊपर उठाए। तथ्य यह है कि वह अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह से ठीक करने में सक्षम था, न केवल उसकी अद्वितीय क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि उसके पूरे शरीर पर उसके सर्वोच्च नियंत्रण को भी दर्शाता है। तभी स्नोफॉलोअर ने अचानक अपनी बाहें आगे बढ़ा दी, वे धुंधली हो गईं और जब नेसा ने पलक झपकाई तो स्नोफॉलोअर की कलाइयां पहले से ही अपनी जगह पर थीं। स्नोफॉलोअर के लिए ठीक करने हेतु केवल एक ही हिस्सा बचा था, उसका जबड़ा। दरार। उसने अपने जबड़े को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कुछ हरकतों के साथ उसे अपनी जगह पर खिसका दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर कोई जटिल तंत्र नहीं था, बल्कि एक सरल संरचना थी जिसे तोड़ना वाकई मुश्किल था। नेसा, चिंता मत करो, अचानक मैग्नस की आवाज़ गूंजी। शायद तुम्हारी लड़ाई में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम्हारे विपरीत ये कमीना तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों से गुजरा है जिन्होंने एक बुरे प्रकरण के कारण अपना आत्मविश्वास खो दिया था। मैग्नस ने बड़े ही जोर से मुस्कुराया और पागलों जैसी निगाहों से माइक्रोफोन की ओर बढ़ा। तुम अच्छा कर रही हो मेरी लड़की, बस अच्छा काम करती रहो। परिस्थिति जितनी कठिन होगी तुम उतनी ही मजबूत होती जाओगी। इसी तरह तुम हमेशा जीतती आई हो, इसलिए अब भी तुम जीतोगी। जब तक ये घमंडी बदमाश मर न जाए तब तक उसे तोड़ती रहो। मैग्नस की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी और जल्दी ही नेसा के कानों तक पहुंच गई। अजीब बात है, इससे उसे असली आत्मविश्वास मिला। नेसा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने लड़ाई का रुख अपनाया। उसकी मांसपेशियां और भी सख्त हो गईं, जैसे नक्काशीदार स्टील, और उसकी सहज प्रवृत्ति इस घातक लड़ाई के हर सेकंड में बेहतर होने का प्रयास कर रही थी। स्नोफॉलोअर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसे स्पष्ट रूप से मैग्नस का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। भले ही यह सिर्फ शब्द थे, लेकिन नैतिक समर्थन महत्वपूर्ण था, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी ताकत उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है। वाह, मैं आश्चर्यचकित हूँ, एडम ने नेसा की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। तुम क्या बात कर रहे हो? मैग्नस ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। क्या आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं या यह आपकी चालाक योजना है? एडम ने हाथ हिलाते हुए पूछा। मैग्नस ने आह भरी और कंधे उचकाए जैसे उसे कोई मामूली बात समझानी हो। देखो, शायद तुम सोचते हो कि मैं मानव रूप में एक राक्षस हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। कम से कम अगर दूसरों के लिए मैं एक राक्षस और अत्याचारी हो सकता हूँ, लेकिन नेसा के लिए नहीं। यहाँ तक कि सबसे बड़े कमीने और खलनायकों के पास भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी वे वास्तव में परवाह करते हैं, अन्यथा वे केवल खलनायक होने का दिखावा करने वाले मूर्ख हैं जिनके पास कोई लक्ष्य, महत्वाकांक्षा या सिद्धांत नहीं है। मैग्नस की निगाहें गहरी और गंभीर थीं। पिताजी, नेसा ने एक छोटी लड़की की तरह कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ओह, मैंने माइक्रोफोन बंद नहीं किया, मैग्नस ने हैरान होकर अपना गाल खुजलाते हुए कहा। कदम। स्नोफॉलोअर ने एक शक्तिशाली कदम आगे बढ़ाया तथा अपना हाथ हिलाने से पहले उसने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। उसकी इच्छा पर फर्श में आधा डूबा हुआ कटाना उसकी ओर बढ़ने से पहले हिंसक रूप से हिला। जल्द ही स्नोफॉलोअर के हाथ ने उसके हथियार की मूठ को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे पता चल गया कि अब यह असली था। स्नोफॉलोअर को चोटें आई थीं जो घातक नहीं थीं, खासकर उसके लिए, लेकिन इससे पता चला कि वह अब और लापरवाह नहीं रह सकता था। हर झड़प के साथ उन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई, नेसा मजबूत होती गई। इसके अलावा मैग्नस के शब्दों ने उसका मनोबल बढ़ाया और नेसा की क्षमताओं को बढ़ाया। यहाँ तक कि सबसे महान योद्धा को भी कभी कभी सहायता की आवश्यकता होती है, खासकर यदि वह सहायता किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले। जैसे ही कटाना स्नोफॉलोअर के हाथ में मजबूती से आ गया, पूरी स्थिति पूरी तरह बदल गई। नेसा को स्नोफॉलोअर से आने वाला अदृश्य दबाव महसूस हुआ क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसके पास सिर्फ उसका शरीर और सहज ज्ञान था। वैसे उसे स्नोफॉलोअर इसलिए कहा जाता है ना? मेरा मतलब है, मैं उसके कटाना से बर्फ के कण निकलते हुए देख सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ कि बर्फ कैसे एक हथियार हो सकती है। एडम ने अपना गाल खुजलाते हुए कहा। उसने कई विरोधियों से लड़ाई की थी और उनमें से कुछ के पास असामान्य क्षमताएं थीं। बेशक पानी, धरती या आग कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, लेकिन ध्वनि, कांच या गुरुत्वाकर्षण अनुभवहीन फैंटम के लिए एक झटका हो सकता है। लेकिन बर्फ के बारे में क्या? बर्फ और भाप सभी पानी थे, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में थे। तकनीकी रूप से बर्फ भी बर्फ ही थी, क्योंकि यह बर्फ के टुकड़ों, छोटे छोटे क्रिस्टल से बनी थी जिन पर आकर्षक पैटर्न थे। हालांकि बर्फ जितनी मजबूत और कठोर नहीं होती, लेकिन पानी जितनी तरल भी नहीं होती, क्योंकि बर्फ तरल से नहीं बल्कि वाष्प से बर्फ में परिवर्तित होती है। आमतौर पर बर्फ बनने की प्रक्रिया जमीन से बहुत ऊपर बादलों में होती है। यहाँ तक कि बच्चे भी जानते थे कि बारिश होगी या बर्फबारी, ये पूरी तरह से नीचे और ऊपर के तापमान पर निर्भर करता है।
बर्फबारी के दौरान या भयंकर ठंड के दौरान बर्फ खतरनाक हो सकती है, लेकिन क्या बर्फ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना संभव था? शायद किसी को प्रतिद्वंद्वी पर बर्फ के गोले फेंकने चाहिए थे। नहीं, एक बहुत मजबूत बर्फ का गोला आंशिक रूप से बर्फ से बना होता है, भंगुर बर्फ से नहीं। बर्फ एक हथियार के रूप में पूरी तरह से बेकार थी, लेकिन केवल सामान्य बर्फ, न कि वह जो अपने शरीर और क्षमताओं दोनों पर बेहतर नियंत्रण रखने वाले शीर्ष 9 बैंगनी खतरा स्तर के राक्षस की ऊर्जा से भरी हो। यदि बर्फ एक बेकार हथियार है तो यह एक उत्कृष्ट उपकरण है, और कोई भी उपकरण खतरनाक हथियार हो सकता है यदि उसे तेज किया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कांपना, कांपना, कांपना। स्नो फॉलोअर का कटाना कांप उठा, क्योंकि उसमें से लाखों छोटे छोटे क्रिस्टलों से बनी बर्फ की पतली धाराएं निकल रही थीं। स्नो फॉलोअर ने आगे बढ़कर कटाना की नोक को जमीन की ओर कर दिया, जिससे बर्फ की धाराएं चारों ओर फैल गईं। बर्फ तेजी से पूरे कमरे में फैल गई, यहां तक कि हिलती हुई नोक वाली बर्फ भी इस तरह से पहुंच गई मानो वह जीवित हो। रुको, मुझे मत बताओ कि वे सब उसकी बात मानते हैं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक हथियार था। मैग्नस ने सिर हिलाया। जरूर, और बस इतना ही नहीं। हालांकि उसने अपना हथियार उठा लिया है, फिर भी उसे यकीन नहीं है कि नेसा उसके साथ पूरी ताकत से लड़ने के लायक है या नहीं। टस्क, ये बहुत अहंकारी है, सिल्वाना ने चिढ़कर कहा। धीरे धीरे वह नेसा के लिए जयकार करने लगी। सिल्वाना की इच्छा थी कि वह जीत जाए। मैग्नस ने कंधे उचकाए। वास्तव में, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता कि स्नो फॉलोअर को ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। वह मजबूत है, और केवल तभी जब नेसा उसके खिलाफ लड़ सकती है, स्नो फॉलोअर उसे अपने बराबर मानेगा। सिल्वाना ने अपने होंठ काटे। फिर उसने एडम की ओर देखा। एडम को स्नो फॉलोअर द्वारा उसे योग्य मानने के लिए लड़ने या अपनी क्षमताओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। उसके मामले में केवल अपनी आभा को छोड़ना और ठंडी निगाह से कुछ शब्द कहना ही पर्याप्त था। नेसा को लड़ना होगा और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा ताकि स्नो फॉलोअर धीरे धीरे अधिक गंभीर बन सके। अरे, मजबूत लोग एक दूसरे को दूर से देखते हैं, है न? सिल्वाना ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह पिछले कुछ समय से सक्रिय रूप से अपने नाखूनों को काट रही थी। एडम ने भौहें उठाईं और सिल्वाना को हैरानी से देखा तथा उसके उलझे हुए बालों को देखा, जिससे उसका चेहरा कम सख्त और कठोर लग रहा था। अच्छा, अच्छा, लगता है कि मैंने अपनी आखिरी सजा देने में जल्दबाजी की। हालांकि वह इस तरह से वाकई अच्छी है। एडम ने अपने चेहरे पर एक अनजान सी मुस्कान के साथ सोचा। हुश! उसी समय स्नो फॉलोअर ने पहला कदम उठाया। उसने अपना कटाना नेसा की ओर तान दिया, लेकिन वह खुद नहीं हिला, बल्कि दर्जनों बर्फ की धाराओं ने ये काम किया। नेसा की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि भले ही यह बर्फ थी, लेकिन इस घनत्व और ऊर्जा की प्रचुरता के कारण ये जीवित ब्लेड की तरह था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। नेसा ने अपना शरीर झुकाया और आगे की ओर झुकी। एक क्षण पहले बर्फ की एक धार उसके स्थान पर आ गिरी, जिससे फर्श पर एक गड्ढा बन गया। फिर कई और धाराओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नेसा ने हर बार सफलतापूर्वक चकमा दिया और जल्दी से स्नो फॉलोअर के पास पहुंच गई, जिसने उसे खतरे के रूप में नहीं देखा। बढ़िया, बर्फ की धाराएं खतरनाक और तेज होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उन सभी का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया। अब वह रक्षाहीन है। नेसा ने हमला करने से पहले मन ही मन कहा। उसकी मुट्ठी तेजी से स्नो फॉलोअर के चेहरे की ओर बढ़ी, जिसकी नीली आंखें शांत और स्थिर थीं। क्रैकल! अचानक बर्फ की 2 धाराएं प्रकट हुईं, जिन्होंने नेसा की कलाई को जकड़ लिया और उसका हाथ स्नो फॉलोअर के चेहरे के ठीक सामने रुक गया। स्नो फॉलोअर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने धीरे से अपना कटाना उठाया और नेसा के ऊपर ऊंचा उठा दिया। नेसा ने सांस फूलने पर महसूस किया कि यदि वह अभी उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकली तो उसे स्नो फॉलोअर के हथियार में छिपी पूरी शक्ति का पता चल जाएगा। ओह, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा था, मैग्नस ने नेसा के भ्रमित चेहरे को देखते हुए कहा। उसके पैर हरकत में आ गए। उसने स्नो फॉलोअर से जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। बर्फ ने उन्हें पहले ही एक पुराने पेड़ की जड़ों की तरह लपेट लिया था, शक्तिशाली और अटूट। अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से कसने के बाद भी नेसा घनी बर्फ से बाहर निकलने में असमर्थ थी। बस उन्हें तोड़ डालो, तुम्हारे पास अभी भी एक खाली हाथ है न? एडम ने खुद से कहा, जबकि उसके चेहरे पर एक शिकन बढ़ती जा रही थी। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी दिखावा कर रहा है, तुम्हें योग्य नहीं समझ रहा है, तुम्हें हमला करने के लिए बहुत सारे अवसर दे रहा है, लेकिन तुम उनमें से किसी का भी फायदा नहीं उठा सकते। एडम इस स्थिति में एक दर्शक था, और दर्शक टिप्पणी करने और निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त थे, खासकर वे जो हार रहे थे। हालांकि एडम नेसा या स्नो फॉलोअर से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसकी योग्यता उसके लिए पर्याप्त थी। बकवास, बकवास, बकवास! नेसा चिल्लाई। स्नो फॉलोअर की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह असंभव था। इस समय स्नो फॉलोअर को यह एहसास हुआ कि नेसा अब कोई उम्मीद नहीं छोड़ रही है, इसलिए उसकी धीमी गति से चलने वाली कटाना तेज हो गई और उसने नेसा की छाती को तिरछे ढंग से काट दिया।
नेसा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने चेहरे के सामने उड़ती हुई खून की बूंदों को देखा। अजीब बात यह है कि नेसा को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि स्नो फॉलोअर के कटाना से आने वाली तीव्र ठंड ने नेसा के दर्द को कम कर दिया। हालांकि घाव भयानक था, केवल उसके मजबूत शरीर और मजबूत हड्डियों ने नेसा को मौत से बचाया, अन्यथा स्नो फॉलोअर ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया होता और लड़ाई खत्म हो गई होती। एडम ने हस्तक्षेप करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अजीब बात यह है कि वह लड़ाई के नियमों को तोड़ने के लिए तैयार था ताकि नेसा बच जाए। तथापि मैग्नस के हाथ ने उसका रास्ता रोक दिया। रुको, क्या तुम उसे बढ़ने से नहीं रोक सकते? तुम्हें पता होना चाहिए कि मौत के कगार पर अपनी आंखों के सामने अपने ही खून के बहने जैसा कुछ नहीं है। ये बदलाव के लिए उत्प्रेरक है। स्नो फॉलोअर का मुख्य लक्ष्य अपनी रुचि को संतुष्ट करना था, इसके लिए वह नेसा को मजबूत होने के लिए समय देने को तैयार था और लड़ाई के दौरान भी वह अपनी पूरी ताकत दिखाने की जल्दी में नहीं था। स्नो फॉलोअर ने धीरे धीरे काम किया, जिससे नेसा को उसकी क्षमताओं और गतिविधियों के अनुकूल होने का मौका मिला। हालांकि यह उनकी शक्ति में वास्तविक अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं था। परिणाम अनुमानित था, नेसा की छाती पर एक बड़ा घाव, और केवल उसका मजबूत शरीर ही उसे मौत से अलग कर रहा था। नेसा के मन में यह एहसास भर गया कि वह फिर से हार गई है, कि एक बार फिर यह स्नो फॉलोअर था और राक्षस से असली अपमान से वह पूरी तरह से हार गई। नेसा ने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन चूंकि वह जानती थी कि वह सभी मनुष्यों और K0 फैंटम्स से ज्यादा ताकतवर है, साथ ही वह एकमात्र हाइब्रिड भी है, इसलिए वह घमंडी हो गई। उसके अंदर गर्व था, क्योंकि नेसा को एहसास हुआ कि वह दूसरों से बेहतर है। हालांकि इन सब का कोई मतलब नहीं था अगर वह अपनी श्रेष्ठता साबित न कर सके। सबसे पहले उसने अपने पहले राक्षस को हराकर ऐसा किया, फिर पहले ब्लू थरेट राक्षस को हराकर, जिसने उसे K0 स्तर से ऊपर पहुंचा दिया। वह स्नो फॉलोअर को हराना चाहती थी, लेकिन उसने उसे हरा दिया। उसके कटाना का एक ही वार उसे सीमा के करीब लाने के लिए काफी था। लेकिन जो उसे सबसे अच्छी तरह जानता था, मैग्नस, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह जानता था कि यही एकमात्र तरीका था जिससे नेसा अपनी शक्ति में छलांग लगा सकती थी। कोई रास्ता नहीं, नेसा ने मन ही मन कहा, जबकि उसके लाल बाल स्नो फॉलोअर के कटाना से आने वाली हवा के प्रवाह में हल्के से लहरा रहे थे। नेसा की नज़र धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उड़ती खून की बूंदों पर पड़ी। प्रतिबिंब में उसने एक आदर्श मानव और पहली सनकर नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की देखी जो फिर से युद्ध हारने के लिए तैयार थी। वह कमजोर, घायल और असहाय दिख रही थी। नहीं, क्या ये सच में मैं हूं? नहीं, यह अतीत कभी वापस नहीं आएगा। मैं अब एक कमजोर लड़की नहीं हूं जो हर दिन जीवित रहने की कोशिश कर रही हूं। मैं पूर्णता हूं और मैं इसे साबित करूंगी। तभी नेसा का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका खून सचमुच उत्साह से उबलने लगा, उसकी आंखें खून से भर गईं, उसकी नसें कांपने लगी, लेकिन वह शांत रही। होश, एक ही धड़कन में नेसा के नाखून बर्फ की धाराओं को चीरते हुए आगे बढ़ गए। उसने आगे बढ़ने से पहले अपने पैरों और हाथों को मुक्त कर लिया। लड़ाई में पहली बार स्नो फॉलोअर की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके पास नेसा की हरकतों पर प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। राक्षस को केवल नेसा की छाया और नेसा की मुट्ठियों की दर्जनों चमक दिखाई दी। स्नो फॉलोअर ने अपना हाथ घुमाया, बर्फ की धाराओं से खुद को बचाने की कोशिश की। उनमें से 2 उसके कटाना से बाहर निकले और स्नो फॉलोअर की छाती को उसकी ऊर्जा से भरी बर्फ की घनी परत से ढक दिया। एडम का वार शायद उन्हें भेद नहीं पाता, केवल उसकी सुई ही उन्हें भेद पाती। बम बम बम, एक ही पल में बर्फ की दीवार में कई छेद हो गए, जिससे सफेद पर्दा एक पतले कपड़े की तरह फट गया। फिर नेसा की मुट्ठियां स्नो फॉलोअर तक पहुंच गईं और उसकी छाती, पेट और चेहरे पर प्रहार करने लगीं। मार की आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं, दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, जिससे प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा और स्नो फॉलोअर के पास बचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेसा जितनी तेजी से मार सकती थी, मार रही थी। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे, उसकी मांसपेशियां इस हद तक तनी हुई थीं मानो तनाव से फटने को तैयार हों, और उसकी आंखों में क्रोध और हत्या के इरादे के अलावा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार पर पछतावा करवाऊंगी, नेसा की आवाज गूंज उठी, जिसने स्नो फॉलोअर के दिमाग पर कब्जा कर लिया। फिर नेसा पलटी, हमला करने के लिए अपनी बाहों पर उठाए और पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी स्नो फॉलोअर के चेहरे पर मार दी। उसके हमले की शक्ति उसके चारों ओर की सारी बर्फ को नष्ट करने और स्नो फॉलोअर को एक तरफ फेंकने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वह सचमुच दीवार में जा टकराया। पूरे हॉल में तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी, जिससे हॉल की सतह भी हिलने लगी, जिससे ऊपरी मंजिलों पर बैठे वैज्ञानिक और कर्मचारी असमंजस में पड़ गए। अच्छा, मैग्नस ने संतोष से हंसते हुए कहा, बस यही चाहिए था मुझे। मैंने अभी तक उससे इतने जोरदार वार नहीं देखे हैं। नेसा वास्तव में मेरी आंखों के सामने ही बढ़ रही है। अविश्वसनीय, नेसा बहुत बढ़िया काम कर रही है, सिल्वाना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। नेसा को आखिरकार जवाबी हमला करते देखना उसके लिए प्रेरणादायी था। फिर मैग्नस एडम की ओर मुड़ा। आप क्या सोचते हैं?
हालांकि एडम की प्रशंसा के बजाय मैग्नस ने केवल स्नो फॉलोअर की ओर उसकी तीव्र, यहां तक कि आक्रोश भरी नजर देखी। क्यों? उसने उसे अभी क्यों नहीं मार दिया? एडम की धीमी आवाज ने कमरे को भर दिया, जिससे सिल्वाना और मैग्नस दोनों चुप हो गए। अरे, उसे उसका सिर फाड़ देना चाहिए था, उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए थी, उसके पैर उखाड़ देने चाहिए थे, या उसके दिल में छुरा घोंप देना चाहिए था। कम से कम इनमें से किसी एक से तो अब तक लड़ाई खत्म हो जाती, लेकिन इसके बजाय वह उसे यह समझने का समय दे रही है कि क्या हो रहा है। एडम धीरे से नेसा की ओर मुड़ा। मैं समझ गया, अब मुझे समझ में आया कि समस्या क्या है। 9 साल में भी वह अभी तक ये नहीं सीख पाई है कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैग्नस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी राय में नेसा इसे पूरी तरह से संभाल रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि एडम इसे एक विफलता मानता था। अरे वाह, वह तो एक घमंडी कमीना है। मैग्नस ने अपने हाथ हिलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, भले ही उसकी बातें समझ में आती हों, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। नेसा मुकों की अगली सीरीज के लिए लड़ाई खत्म कर देगी और बस। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। उसी समय स्नो फॉलोअर मलबे से बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे अपने शरीर को दीवार से बाहर खींच रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल आंशिक रूप से लाल हो गए थे, और उसका सफ़ेद लबादा छोटा हो गया था, जैसे कि वह चाहता हो कि वह उसके शरीर के करीब हो। कदम कदम कदम। स्नो फॉलोअर बिना अपनी नज़र उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ा, जबकि सारी बर्फ उसके कटाना की ओर बढ़ रही थी, जिसका सफ़ेद ब्लेड लाइटसेबर की तरह चमक रहा था। हाँ, हमला करो, मैं अब तुमसे नहीं डरती, नेसा ने अहंकार से कहा। अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया, उसकी अंतःप्रज्ञा ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। कांपना कांपना कांपना। स्नो फॉलोअर का लबादा कांप उठा और बर्फ के एक धमाके में गायब हो गया, जिसने ठंडी भाप के साथ मिलकर उसके सिलहुट को पूरी तरह से छिपा दिया। नेसा की पुतलियां चौड़ी हो गईं जब उसके सामने बर्फ का एक भंवर प्रकट हुआ, जिसमें से एक तेज सफ़ेद ब्लेड निकला। मुझे बचना होगा, नेसा ने चिल्लाते हुए कहा। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वह तेजी से एक तरफ उछली, लेकिन उसके हाथ पर एक लंबा घाव पहले ही दिखाई दे चुका था। फिर जब भंवर आंशिक रूप से समाप्त हो गया तो उसने स्नो फॉलोअर की मुट्ठी देखी, जो सफ़ेद ऊर्जा से ढकी हुई थी और उसके पेट में जा घुसी। एक ही वार से नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं और एक ऊर्जा विस्फोट हुआ जो नेसा के शरीर से होकर गुजरा और उसकी पीठ पर बर्फ के कणों के साथ एक बर्फ सफ़ेद विस्फोट हुआ। अगली चीज़ जो नेसा ने देखी वह ये थी कि स्नो फॉलोअर का पैर बाईं ओर से सीधे उसके चेहरे पर आ रहा था और उसे दीवार से चिपका रहा था। मौन। स्नो फॉलोअर के कदमों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नेसा, उठो, मैग्नस ने चिंतित स्वर में कहा। हालांकि नेसा में इसके लिए ताकत नहीं थी, उसके दिमाग में नहीं, बल्कि उसके शरीर में। क्या? क्यों? मेरे शरीर ने मुझे पहले कभी निराश नहीं किया। नेसा ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए अपने हाथों को देखा जो हिलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कदम कदम कदम। स्नो फॉलोअर शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, जबकि उसका कटाना ऊर्जा से भर गया था, और वह इतनी शक्ति से हिंसक रूप से हिलने लगा था कि वह बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ पा रहा था। नेसा, भाड़ में जाओ, वह सचमुच तुम्हें मार डालेगा, मैग्नस ने घबराहट में चिल्लाया। नेसा ने अपना सिर उठाया और स्नो फॉलोअर की ठंडी निगाहों से नजर मिलाए। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहे हों, इस बार ये खत्म हो गया। स्नो फॉलोअर रुक गया, उसने हमला करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, वह नेसा को जोर से छेदने वाला था। उसी समय सिल्वाना के पास बिजली के झटके महसूस हुए। जब वह पलटी तो उसने देखा कि एडम अपनी चांदी की सुई से अवरोध को काट रहा है। हालांकि उसकी नज़र में कुछ ठीक नहीं था। वह नेसा को बचाने जा रहा था, लेकिन क्या ये नेसा के लिए खुश होने का कारण था? स्नो फॉलोअर का कटाना झटका नेसा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए जब उसकी कटाना ऊर्जा की अधिकता से हिली तो उसका वार निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली था कि उसने नेसा की आंखों में जीवन की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। नेसा पर लगातार हो रहे हमलों की आखिरी श्रृंखला ने उसे जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसका शरीर अब उसकी बात नहीं मान रहा था, उसे संभलने के लिए समय चाहिए था, लेकिन स्नो फॉलोअर ने तुरंत काम किया। वह इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की जल्दी में था। इस प्रकार यदि कोई भी उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करता तो स्नो फॉलोअर आसानी से नेसा को मार देगा। खैर, यही कारण था कि एडम ने बिजली की शक्ति का उपयोग किया, अपनी सुई से सुरक्षात्मक बाधा को काट दिया और तेजी से नेसा और स्नो फॉलोअर की ओर बढ़ा। नहीं, क्या मैं सचमुच मरने जा रही हूं? अभी नेसा ने बर्फ सफ़ेद ब्लेड को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। एक सेकंड और हजारों बर्फ के कण, छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल उस पर टूट पड़ेंगे और उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नेसा का शरीर भी इतना मजबूत नहीं था कि वह इस तरह के नुकसान को झेल सके। होश। आखिरी क्षण में नेसा की आंखों के सामने एक लंबा काला कोट पहने हुए एक लंबा सिलहुट दिखाई दिया। फिर सैकड़ों धागों से बुने हुए चांदी के पंजे ने ऊर्जा से भरे बर्फ सफ़ेद कटाना को कसकर पकड़ लिया।
एडम इतना मूर्ख नहीं था कि स्नो फॉलोअर के हमले को अपने हाथ या सिर्फ सुई से रोकने की कोशिश करता। इस कटाना को रोकने के लिए उससे ज्यादा कुछ और चाहिए था। जैसे ही चांदी के पंजे कटाना के ब्लेड से टकराए, उसे कसकर पकड़ लिया। स्नो फॉलोअर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि एडम ही हस्तक्षेप करने का फैसला करेगा। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, वहां एक अजीब भयावह यांत्रिक ध्वनि थी, मानो दो लोहे की छड़ें आपस में टकराकर एक दूसरे को शून्य में बदलने की कोशिश कर रही हों। एडम ने भौहें सिकोड़ लीं, एक स्थान पर टिके रहने के लिए संघर्ष किया और अपना हाथ कसकर पकड़ रखा था। स्नो फॉलोअर के कटाना ने आसानी से चांदी के धागों को काट दिया, लेकिन वे बहुत सारे थे और एडम का गॉन्टलेट अभी भी पूरी तरह से नष्ट होने से बहुत दूर था और कटाना में ऊर्जा अनंत नहीं थी। जल्द ही सभी दिशाओं में चिंगारियां फूटने लगीं और एक तीखी आवाज हॉल की दीवारों तक पहुंची और कमरे में मौजूद सभी लोगों के मन में गूंजने लगी। मैग्नस और सिल्वाना ने थोड़े हैरान चेहरे के साथ ध्यान से देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि एडम का उद्देश्य क्या था, खासकर मैग्नस, क्योंकि उसने देखा था कि एडम ने काई को नहीं बचाया था, तब भी जब उसने मौत के कगार पर इसके लिए भीख मांगी थी। क्या हो रहा है? नेसा ने फुसफुसाते हुए कहा, जो मुश्किल से सुनाई दिया। होश। स्नो फॉलोअर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, कटाना पर अधिक बल लगाया, एक तिरछा झटका बनाया। एडम ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी बांह के सबसे सुरक्षित हिस्से से वार किया, जहां कई मजबूत धागे बचे हुए थे। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। बर्फ के कण कटाना ब्लेड के सामने जम गए, बिना किसी प्रयास के चांदी के धागों को काटते हुए, सचमुच उनके खिलाफ विकसित होते हुए और खुद को बलिदान करते हुए। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। छप छप, एडम की बांह पर कलाई से कोहनी तक एक बड़ा घाव दिखाई दिया और खून का तेज बहाव हुआ। चूंकि नेसा एडम के ठीक पीछे थी, इसलिए खून सीधे उसके चेहरे पर फैल गया। नेसा के माथे पर धीरे धीरे कई लाल धारें टपकने लगीं, जबकि उसकी आंखें और भी चौड़ी होती गईं। ऐसा लग रहा था कि समय उसके लिए बहुत धीमा हो गया है। धीरे धीरे बहते खून की बूंदों के नीचे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसके पीछे धीरे धीरे एक काला कोट लहराने लगा, जिसकी दाहिनी आस्तीन को पहले चांदी के धागों से किनारों पर सिल दिया गया था, लेकिन अब उसके मालिक के पास फिर से दो हाथ थे। अजीब बात यह है कि नेसा एडम को देखकर खुश हुई, जो उसकी रक्षा करने आया था। ये कुछ ऐसा था जिसे नेसा ने लंबे समय से मिस किया था, और इसने उसके अंदर एक दुर्लभ लेकिन सुखद गर्मजोशी जगा दी। एडम का चेहरा दर्द से तमतमा उठा, लेकिन उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। स्नो फॉलोअर का कटाना रोक दिया गया था। कदम। एडम आगे बढ़ा, अपने दांतों को कसकर भींचा और अपनी मुट्ठी स्नो फॉलोअर के पेट में घुसा दी। राक्षस ने बचने की कोशिश की, लेकिन एडम आर्टिफैक्ट विशेषता के प्रभाव में बहुत तेज था। इससे पहले कि बिजली के झटके स्नो फॉलोअर के शरीर में फैलते, प्रभाव ने राक्षस को एक तरफ फेंक दिया। स्नो फॉलोअर की आंखें दर्द से भर गईं, लेकिन वह एक सेकंड के लिए भी रुकने वाला नहीं था। एक ही पल में स्नो फॉलोअर हवा में उछला, फुर्ती से जमीन पर उतरा और फिर से हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि स्नो फॉलोअर को कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले उसे यह पता लगाना था कि क्या एडम उससे लड़ने जा रहा है या इस हस्तक्षेप का कोई खास उद्देश्य है। किसी भी तरह स्नो फॉलोअर को लगा कि एडम के खिलाफ उसे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। नेसा की आंखें चमक उठीं, उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान उभर आई। ये सब अनजाने में हो रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अच्छा महसूस कर रही थी। उसके होंठ हरकत में आए, कुछ कहने को। इस समय एडम के खून की एक बूंद उसकी नाक के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। तो फिर नेसा ने बड़बड़ाया, लेकिन वह पूरी बात नहीं कह सकी, क्योंकि एडम की घूरती निगाहों ने उसे रोक दिया। एडम उसे घृणा से देख रहा था। नहीं, ये सही नहीं था। उसकी नज़र में किसी और चीज़ से ज्यादा दो भावनाएं स्पष्ट थीं, निराशा और दया। एडम ने धीरे से कुछ कहा, लेकिन नेसा अब उसे सुन नहीं पा रही थी। शब्दों का अब कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी निगाहें इतनी भावपूर्ण थीं कि नेसा पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी। उसने उसे इसलिए नहीं बचाया था कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण थी, या इसलिए नहीं कि वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी मदद करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे उसके लिए दुख हो रहा था, और इस कार्य के द्वारा वह अपनी निराशा को कम करने की कोशिश कर रहा था। यह अपमान नहीं था, ये कुछ अधिक था, कुछ अधिक गहरा, एक तेज ब्लेड की तरह जिसने एक घाव खोल दिया जिसके बारे में नेसा बहुत पहले ही भूल चुकी थी। कम से कम वह ऐसा सोचती थी। नहीं, मेरी तरफ ऐसे देखने की हिम्मत मत करना, नेसा ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे एडम या खोने का डर था, बल्कि इसलिए कि उसका अतीत वापस आ सकता था। बेशक तकनीकी और शारीरिक रूप से यह असंभव था, लेकिन यहाँ केवल भावनाएं और नेसा का दिमाग ही मायने रखता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं फिर कभी कमज़ोर हो जाऊं। कोई भी मुझे फिर कभी उस तरह से न देखे। दया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इतना कमज़ोर नहीं हूं। नेसा ने मन ही मन कहा कि वह गुस्से में है, ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि एडम गलत था, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं था।
स्नो फॉलोअर के साथ कई झड़पों के बाद वह अभी भी बुरी तरह से घायल और थकी हुई थी। उसी क्षण जो एडम के हस्तक्षेप का परिणाम लग रहा था, वह महत्वपूर्ण क्षण बन गया। नेसा के चेहरे पर छलक रहा उसका खून आखिरकार उसके होठों तक पहुंच गया और उसकी जीभ पर गिर गया। अनजाने में नेसा ने वे कुछ बूंदें निगल ली और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। कांपना, कांपना, कांपना। उस हॉल में मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि सिल्वाना और मैग्नस भी, सिहर उठे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सहज प्रवृत्ति आदिम तंत्र की तरह उन्हें बता रही थी कि खतरा है और उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। जो जोनास ने सोफी टर्नर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना। मेलानिया के सबसे अक्षम्य परिधानों ने सभी को चौंका दिया। स्नो फॉलोअर ने अपने कटाना को कसकर पकड़ते हुए कुछ कदम पीछे हट लिए, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए। एडम, जो नेसा के सबसे करीब था, को डर लगा, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर जिज्ञासा के साथ एक वास्तविक रुचि जागृत हुई। जबकि उसका शरीर भय से कांप रहा था, उसके मन ने एडम के चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण मुस्कान ला दी, जिसमें थोड़ा पागलपन भी था। हर कोई जानता था कि सभी शक्तियों और शारीरिक क्षमताओं के अलावा फैंटम्स के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, रेजोनेंस। ये समझना बहुत आसान था कि फैंटम रेजोनेंस में प्रवेश कर चुका है। एक स्पष्ट शारीरिक संकेत था, सूजी हुई नसें। ऐसा लग रहा था जैसे ये दिखा रहा था कि फैंटम का शरीर अपनी अधिकतम सीमा पर था और वह ओवरलोड से फट जाएगा। इससे पहले नेसा कई बार अधिक शक्तिशाली हो गई थी, जिससे उसके शरीर को अधिक से अधिक संसाधनों, विशेषकर उसकी सहज प्रवृत्ति और मांसपेशियों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैग्नस को यह बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उसने उसे उन विरोधियों से लड़ने दिया जो उससे थोड़े अधिक शक्तिशाली थे, ताकि नेसा अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर सके। हालांकि इससे कभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि कोई रास्ता नहीं। मैग्नस ने नेसा की नसों को घूरते हुए कहा, जो तेजी से सूज रही थीं। सबसे पहले नसें उसके सिर से उसकी आंखों के पास से चली गईं, फिर उसके पूरे शरीर में फैल गईं, जैसा कि फैंटम्स के साथ हुआ था। फिर भी ऐसा कुछ भी मैग्नस को ज्यादा उलझन में नहीं डाल पाएगा या एडम के दिमाग को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वे कुछ अनोखी चीज देख रहे थे। नेसा की चमकती हुई आंखें धीरे धीरे काले से एम्बर में बदलने लगीं। इसके अलावा उसकी गोल मानव पुतलियां जानवरों और राक्षसों के बीच कई शिकारियों की तरह लंबी और खड़ी हो गईं। उसके दांत बदल गए और उसके नुकीले दांत लंबे और आगे की ओर निकले हुए हो गए। उसके नाखून तेजी से बढ़े और अधिक खतरनाक हो गए और कई बार घातक ब्लेड की तरह सख्त हो गए। यहाँ तक कि उसके बाल भी बदल गए थे। नेसा हमेशा अपने बाल छोटे रखती थी, यह उसके कंधों तक भी नहीं पहुँचते थे। अब यह उसकी पीठ तक पहुँच गए थे और बहुत मोटे थे, जिनकी नुकीली युक्तियाँ अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं, लेकिन खून की धारा की तरह नीचे की ओर झुकी हुई थीं। मौन। ऐसा लग रहा था कि किसी को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। हर कोई नेसा के परिवर्तन को, भले ही अस्थायी हो, प्रशंसा और विस्मय के साथ देख रहा था। वैसे भी 9 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और मैग्नस के लिए यह एक नई खोज थी। जैसे ही एडम आगे बढ़ा, उसके होंठ कांपने लगे। अविश्वसनीय, वह इतनी राजसी लग रही है, मुझे आश्चर्य है। अब वह कितनी ताकतवर हो गई है। मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया था जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने से पहले ऐसा उत्साह महसूस किया था। ऐसा कुछ एडम ने नॉर्थ कीपर के खिलाफ ही महसूस किया था, जब इक्लिप्स के दौरान वह सिर्फ लड़ाई का मजा लेने के बारे में सोच रहा था। होश। इससे पहले कि एडम कुछ कर पाता, नेसा का सिलहूट कांप उठा और वह सीधे स्नो फॉलोअर की ओर बढ़ गई। एक ही झटके में उसने उसका सिर पकड़ लिया और बिना किसी प्रयास के उसे गर्दन से अलग कर दिया। फिर उसके तीखे पंजे राक्षस की छाती में धंस गए और दूसरी तरफ से स्नो फॉलोअर का दिल बाहर खींच लिया।